चलिए दोस्तों आज जो ये क्लास में आपको करा रहा हूं ना दोस्तों, यहाँ पे हम लोग वो सारे क्वेश्चन देखेंगे कि जयपुर एआरओ में जो हमारा आर्मी जीडी का एग्जाम वहां पे लगा था, वहां पे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, ताकि दोस्तों आपको एक आइडिया ये लग सके कि जो फिलहाल हमारे ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं वहां पे कैसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। दोस्तों आपके एग्जाम में रिपीट बहुत क्वेश्चन होते हैं, ये बात आप अच्छे से वहां पे जान लेना। दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वो सारे क्वेश्चन तो कराएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए, और साथ साथ दोस्तों इनके मैं मेन पॉइंट भी आपको बताऊंगा कि अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था तो और क्या क्या चीजें हमारे पेपर में पूछी जा सकती, वो सारे पॉइंट चीज दोस्तों हम लोग यहाँ पे कराएंगे। बस दोस्तों जो चीज मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ सारी चीजें आप अच्छे से यहाँ पे ध्यान से नोट करते रहना। आपके एग्जाम में यहां से 100% क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख जाएगा। इस क्वेश्चन दोस्तों ये पूछा गया है, फ़ारेनहाइट पैमाने पर वाष्प बिंदु क्या होता है, वाष्प बिंदु क्या होता है। जहां पे ये 4 ऑप्शन आपके दिए गए थे जब ये आपका जयपुर एआरओ आर्मी जीडी के एग्जाम में ये क्वेश्चन वहां पूछा गया था, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या कह दोगे, वाष्प बिंदु कितना आपका हो जाएगा। ये दोस्तों आप कहोगे क्या, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया गया, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। दोस्तों ये जो आपका ये दिया जा रहा है वाष्प बिंदु, ये क्या होता है दोस्तों, जिस तापमान पर तरल जो होता है ये वाष्प में परिवर्तित हो जाता है उसे ही आपका वाष्प बिंदु यहाँ पे कहा जाता है। अब अगर दोस्तों कभी आपसे ये पूछ लिया गया, ये बताओ अच्छा इसका गलनांक बिंदु क्या हो गया, अगर यहाँ पे हमसे गलनांक पूछा जाता है, ये बताओ गलनांक बिंदु इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो गलनांक बिंदु दोस्तों क्या बता दोगे, आप बताओगे क्या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट यहाँ पे आपको बता देना है। और दोस्तों यहीं पे अगर कभी आपसे ये पूछा गया, जो आपका केल्विन क्या पूछा जाता है, जो आपका केल्विन पैमाने पे क्या पूछ लिया जाए, केल्विन पैमाने पर ये बताओ इसका क्वथनांक, अगर कभी आपका इसका क्वथनांक बिंदु पूछा जाए, क्योंकि क्वथनांक हो गया, हिमांक हो गया, ये आपके एग्जाम में कई बार यहाँ पे रिपीट हुआ करते हैं, तो क्वथनांक अगर पॉइंट पूछेगा तो आप क्या बताओगे, 373.12 373.12 केल्विन आपको यहाँ पे हो जाएगा। किस पे हम लोग बता रहे हैं, केल्विन पे। अगर इसी का आपका हिमांक पूछ लिया जाए, इसका हिमांक पॉइंट बताओ क्या हो जाएगा, तब क्या बताओगे आप, 273.15 केल्विन आपका यहाँ पे हो जाता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी आप नोट कर लेना कि दोस्तों जो आपको ये तापमान होता है, कभी अगर आपसे पूछा गया तापमान का ये बताओ एसआई मात्रक क्या होता है, तो एसआई मात्रक आप क्या कह दोगे दोस्तों, ये होता है केल्विन ही आपका होता है। क्या बता दोगे आप, केल्विन ही आप बता दोगे, केल्विन आपका यहाँ पे होता है। तो ये सारे पॉइंट यहाँ पे एक बार नोट करना, आपके ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये आपके एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आपसे वहां पूछे जाएंगे, तो सारे पॉइंट आप अच्छे से तैयार करना। दोस्तों यहाँ पे मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूं, आप ये मान चलना कि आप एग्जाम में यहाँ बैठे हुए हो, तो यहाँ पे अपना टारगेट पर इतना मान चलना, अगर इस सेट में आप 35 क्वेश्चन तक सही कर पा रहे हो तो आपकी तैयारी बहुत सही चल रही है और आपका एग्जाम 100% वहां पे क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये सारे पॉइंट आप यहाँ पे नोट जरूर करते हुए चलना। एक क्वेश्चन दोस्तों आपका ये पूछा गया था, ये सारे क्वेश्चन हम आपके जयपुर एआरओ में जो पूछे गए वो सारे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूं। इसमें पूछा गया भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। जहां पे 4 ऑप्शन क्या दिए गए, पहला है ग्रेविमीटर, दूसरा है एनीमोमीटर, तीसरा है रिक्टर स्केल और चौथा है क्या आपका दाब सेंसर। तो किसका यूज आपका किया जाएगा। तो कभी अगर आपके एग्जाम में ये रिपीट क्वेश्चन होता है, क्योंकि होता है क्या दोस्तों, एक एआरओ को दूसरे एआरओ में आपके एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट वहां पे हुआ करते हैं। ये आपका जयपुर एआरओ में पूछा गया, तो हो सकता है ये जयपुर एआरओ में ही रिपीट हो जाए या आपके ही एआरओ में वहां पे रिपीट हो जाए। तो ये सारे क्वेश्चन अच्छे से यहाँ पे तैयार करते चलना। और दोस्तों इसकी जो पीडीएफ है मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड भी करा दूंगा, जो व्हाट्सएप नंबर शो कर रहा, आप हाई लिख के मैसेज करोगे तो व्हाट्सएप लिंक आ जाएगा, उसे ज्वाइन कर लेना, वहां इसकी मैं पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड वहां पे करा दूंगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या कह दोगे, ये हो जाएगा दोस्तों रिक्टर स्केल, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों कभी अगर आपसे ये पूछ लिया जाए
कि जो आपका एनीमोमीटर है, एनीमोमीटर का यूज क्या होता है, तो क्या बताओगे यहाँ पे, हवा की गति मापने में। कहां पे यूज होगा इसका, हवा की गति मापने में, गति मापने में इसका यूज किया जाएगा। कभी पूछा गया हवा की गति किससे मापेंगे, आप बताओगे, एनीमोमीटर का नाम आपको यहाँ पे बता देना, ये आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे एक ग्रेविमीटर दिया जा रहा है, इसका यूज बता दो कहां पे हो जाएगा, तो इसका यूज क्या बताओ, यहाँ पे नोट करना, जल की सतह, इसका यूज कहां पे बता दोगे आप, जल की सतह पर तेल की उपस्थिति, तेल की उपस्थिति कहां बता दोगे, तेल की उपस्थिति ज्ञात करने में इसका यूज वहां पे किया जाएगा। तेल की उपस्थिति ज्ञात करने में इसका यूज दोस्तों यहाँ पे होता है। इसके बाद दोस्तों कभी अगर आपसे ये चीज पूछ ली जाती है, रिक्टर हम लोग जान लिया, ग्रेवी जान लिया, एनीमोमीटर हमने यहाँ पे जान लिया, जो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाते हैं। एक दोस्तों यहाँ पे एक और नोट कर लेना जो आपका इंपॉर्टेंट होता है, जो आपका पोजीमीटर होता है, ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका, कौन सा, पोजीमीटर। तो इसका यूज दोस्तों यहाँ पे क्या कह दोगे, ये आप बताओगे यहाँ पे यूज क्या हो जाएगा, भूमिगत, ये पॉइंट नोट कर लेना, भूमिगत जल के दबाव को मापने के लिए किसका यूज होगा, पोजीमीटर का यूज वहां पे किया जाता है। तो ये सारे दोस्तों आपके इंपॉर्टेंट वो पॉइंट हो जाते हैं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगले सवाल दोस्तों ये पूछा गया है, रासायनिक उद्योग में कच्चे माल के रूप में व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के संतृप्त विलयन का सामान्य नाम क्या होता है, उसका सामान्य नाम आपसे पूछा जा रहा है। जहां पे ये चार ऑप्शन आपके दिए गए थे, तो इसका राइट आंसर आप क्या कहोगे, अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप क्या कहोगे, बुझा हुआ चूना। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। दोस्तों एक चीज ये ध्यान रखना, कभी अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये बताओ जो बुझा हुआ चूना होता है इसको क्या कहा जाता है, इसे आपका दोस्तों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं बुझा हुआ चूनों को, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। और इसका सूत्र क्या आप बताओगे, CaOH का होल ट्वाइस, ये इसका रासायनिक सूत्र यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे कभी अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो आपका चूना पत्थर होता है, ये जो चूना पत्थर दिया गया, इसका अगर पूछा जाए इसे क्या कहते हैं, ये दोस्तों आपका कैल्शियम कार्बोनेट होता है। क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। इसका सूत्र क्या कहोगे, CaCO3, ये इसका रासायनिक सूत्र दोस्तों यहाँ पे आपका हो जाएगा। एक दोस्तों यहाँ पे ये याद करना, जो यहाँ पे कैलोमल दिया गया, ये कैलोमल दिया गया, अगर कैलोमल का दोस्तों कभी आपसे पूछा जाए इसका रासायनिक सूत्र क्या कह दो, ये दोस्तों हो जाएगा आपका Hg2Cl2। दोस्तों इनके रासायनिक सूत्र भी आपके यहाँ पूछे जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पे जो जला हुआ चूना दिया जा रहा है, इसका कभी रासायनिक सूत्र आपसे पूछा जाता तो क्या बताओ, ये इसका रासायनिक सूत्र यहाँ पे आप नोट कर लेना, कैल्शियम ऑक्साइड जला हुआ चूना का रासायनिक सूत्र आपका ये हो जाएगा। दोस्तों इनके रासायनिक सूत्र जरूर नोट कर लेना, क्योंकि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। सीधा सीधा पूछेगा जला हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है या रासायनिक नाम क्या होता है। तो रासायनिक नाम तो आपको बताना है, क्या बताओगे, कैल्शियम ऑक्साइड बताओगे, और सूत्र पूछेगा तो आपको ये सूत्र यहाँ पे आपको पता होना चाहिए था। अगले सवाल में यह पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन पादप जगत का उपसमूह नहीं है। क्या बताएगा, पादप जगत का उपसमूह यहाँ पे नहीं आपका हो जाता है। ये चीज यहाँ पे आपको पूछी जा रही है। दोस्तों इसका आंसर आप दोस्तों तभी यहाँ पे दे पाओगे जब आपको यहाँ पे ये चीज पता होगा कि जो पादप जगत होता है इसे क्या 5 वर्गों में, इसे क्या बताओगे, 5 वर्गों में आपका डिवाइड किया गया। कौन कौन से 5 वर्ग हो जाएंगे दोस्तों, एक तो आपका हो जाएगा क्या, थैलोफाइटा, एक आप क्या बताओगे यहाँ पे, थैलोफाइटा आपका हो जाएगा। दूसरे नंबर पे क्या आपका आएगा, दूसरे नंबर पे आप क्या लिखोगे यहाँ पे, ब्रायोफाइटा आपका यहाँ पे हो जाएगा। और तीसरे नंबर दोस्तों क्या बताओगे यहाँ पे, तीसरे नंबर पे आ जाएगा टेरिडोफाइटा, ये आपका तीसरे नंबर दोस्तों यहाँ पे आपका आ जाता है। और चौथे नंबर में क्या बता दोगे यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा जिम्नोस्पर्म, ये आपका हो जाता है।
और पांचवें नंबर में क्या दोस्तों आप बताओगे, पांचवें नंबर पर आपका हो जाएगा एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म आपका ये पांचवें नंबर पे आ जाएगा। ये दोस्तों 5 वर्गों में आपका ये जो पादप होते हैं, पादप को आपका 5 वर्गों में डिवाइड किया गया। तो दोस्तों हम यहाँ पे कह सकते हैं जो आपका हेमिकार्डेटा है ये आपका इसमें नहीं आएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। तो ये दोस्तों यहाँ पांचों वर्ग याद कर लेना, अगर आपके एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये जब पांचों आप वर्ग याद होंगे तभी इसके आंसर आप वहां पे देख पाएंगे। तो एक बार ये सारे पॉइंट भी यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन दोस्तों ये पूछा गया, कोश की ऊर्जा हस्तांतरण प्रणालियों का प्रमुख घटक क्या है। इन 4 ऑप्शन बताना है, प्रमुख घटक आपका यहाँ पे क्या हो जाए। दोस्तों यहाँ पे काउंट करते चलना आपका कौन सा पोर्शन वीक है कौन सा स्ट्रांग, ताकि आप उसी हिसाब से तैयारी कर पाओ। दोस्तों एग्जाम तक मैं जैसे आपको तैयारी करा रहा हूं आप वैसे तैयारी करना, आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन यहां से आपको नजर आ जाएंगे। बस सबसे पहले क्या करना, जो मैं आपको कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूं वो कंप्लीट नोट्स आप तैयार करिए। अगर आपके पास अभी तक नोट्स नहीं पहुंचे हैं तो जो स्क्रीन में व्हाट्सएप नंबर शो कर रहा मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, जहां पे मैं अभी आपको कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। आप घर बैठ के वो कंप्लीट नोट्स तैयार करिए और जो मैं यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहा हूं डेली ये प्रैक्टिस सेट आप वहां पे ज्वाइन करें, ताकि आपको ये पता चले आपका स्कोर कितना यहाँ पहुंच रहा है। दोस्तों यहाँ मैं वही सारे क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, लेकिन ये सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको खुद करनी है और सारे पॉइंट भी आपको तैयार वहां पे करने हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर आप क्या कह दोगे, ये दोस्तों आपका हो जाएगा फास्फोरस। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों जो आपका ये फास्फोरस होता है ना, यहाँ पे ये याद करना ये आपका एटीपी का, एक चीज ये यहाँ पे याद करना ये आपका एटीपी का प्रमुख घटक है। एटीपी का ये आपका दोस्तों प्रमुख घटक आपका यहाँ पे ये नोट कर लेना। दोस्तों इस एटीपी का फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फुल फॉर्म दोस्तों इसका क्या बताओगे, ये बताओगे एडिनोसाइन, क्या बताओगे एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, क्या बताओगे ये इसका दोस्तों क्या हो जाएगा ये हो जाएगा फास्फेट। ये दोस्तों इसका फास्फेट आपका हो जाता है। और दोस्तों कभी आपसे ये हमेशा याद करना इसका जो फुल फॉर्म है ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये फुल फॉर्म भी नोट कर लेना एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपका यहाँ पे हो जाता है। एक क्वेश्चन दोस्तों ये पूछा जाता है कि हमारा जो शरीर होता है इसमें कार्बन का परसेंटेज क्या होता है। अगर दोस्तों ये क्वेश्चन कभी आपसे पूछा जाए कि ये बताओ जो हमारा शरीर होता है मानव शरीर में ये बताओ कार्बन का परसेंटेज कितना होता है, तो कार्बन का परसेंटेज आप कितना बताओगे, ये दोस्तों हो जाएगा आपका 18.5% आपका यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों ऑक्सीजन से एक पॉइंट ये याद कर लेना कि जब हम लोग ऑक्सीजन सांस लेते हैं तो कितने परसेंट हम लोग ऑक्सीजन वहां पे हमारे अंदर जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या बताओगे, जब हम सांस लेते हैं क्या लिख दोगे यहाँ पे, जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन का कितना परसेंट हम लोग लेते हैं, आप बताओगे 20.9% लोग। तो ये दोनों पॉइंट भी आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि मानव शरीर में कार्बन का कितना परसेंटेज है ये चीज पूछी जाती है, या फिर हम लोग जब सांस लेते हैं कितने परसेंट हम लोग ऑक्सीजन अंदर ग्रहण करते हैं, ये चीज भी यहाँ पे पॉइंट आप ये नोट कर लीजिएगा। इसके बाद उससे एक अगला सवाल आता है, कुछ दिनों के बाद पीतल और कांस्य की मूर्तियां हरी हो जाती, उसका रीजन क्या होता है, उसका कारण क्या होता है, यहाँ पे ये चीज आपसे पूछी जा रही है। तो इसका रीजन दोस्तों क्या होता है, आपका संचरण होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। यानी कि ये क्या होती है, धीरे धीरे आपकी नष्ट होना शुरू हो जाती है और धातुओं का अवांछित यौगिकों में परिवर्तन होने की प्रक्रिया ही आपकी संचरण कहलाती है। यानी ये क्या होता है, धीरे धीरे आपकी नष्ट वहां पे हुआ करती है। तो ये क्रिया क्या कहलाएगी, ये संचरण ही आपकी वहां पे कहलाती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अगले सवाल दोस्तों ये पूछा गया, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं। तो यहाँ पे क्या किसका पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है आधुनिक आवर्त सारणी का। तो आप क्या बताओ दोस्तों, यहाँ पे आपके कई सारे क्वेश्चन पूछे, मैं 2-3 पॉइंट और इसके भी बताऊंगा अभी। तो आधुनिक आवर्त सारणी में पूछा जा रहा है कितने तत्व हैं, कितने तत्व बताओगे, 118 तत्व दोस्तों यहाँ पे आप बता दोगे। और यहाँ पे दोस्तों एक चीज ये ध्यान रखना, इसमें क्या होंगे जो आपके 98 तत्व होते हैं, क्या एक याद करना
98 तत्व जो होते हैं ये आपके क्या बताओगे प्रकृति में ये आपके पाए जाते हैं। प्रकृति में क्या लिख दोगे, ये आपके पाए जाते हैं। और इसके अलावा जो शेष तत्व हैं ये आपके मानव निर्मित दोस्तों यहाँ पे आपके हो जाते हैं। और दोस्तों अगर ये कभी पूछा गया जो आपकी आधुनिक आवर्त सारणी है ये किसके द्वारा दी गई, क्या बताओगे 1913 में किसने दिया था, हेनरी मोसले ने। पूरा नाम इनका नोट कर लेना, किसने दिया था, ये दिया था आपका हेनरी मोसले ने। किसने दिया था, हेनरी मोसले ने, ये आपका वहां पे दिया था, ये चीज याद कर लेना। और दोस्तों जो आप ये आधुनिक आवर्त सारणी है, एक पॉइंट ये यहाँ पे नोट कर लेना, अगर इसमें क्या याद करो 7 क्या हो जाएंगे आपकी क्षैतिज, 7 क्या लिख लो यहाँ पे आपकी क्षैतिज पंक्तियां, 7 क्या लिखोगे इसमें आपकी क्षैतिज पंक्तियां हो जाएंगी। और इन्हें जो क्षैतिज पंक्तियां इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें आपका आवर्त, इन्हें क्या कहा जाता है, आपका आवर्त कहा जाता है। और एक क्या नोट करोगे 18 इसमें क्या होती है आपकी ऊर्ध्व, 18 क्या होती है इसमें आपकी ऊर्ध्व स्तंभ, ऊर्ध्व स्तंभ यहाँ पे नोट कर लेना। इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है समूह, इन्हें क्या कहा जाता है, समूह आपका कहा जाता है। तो कभी आपसे ये पूछा गया आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियां कितनी है या आवर्त कितने आपको 7 बताना है या समूह कितने आपको 18 बताना है। तो ये सारे पॉइंट यहाँ पे नोट करना, आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन सारे पूछे जाते हैं। तो सारे पॉइंट एक बार नोट कर लीजिएगा। अगले सवाल दोस्तों ये एक चीज पूछी गई आपसे कि एक चीज हमें ये बता दो, एक बार ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखो यहाँ पे क्या क्या चीजें आपसे यहाँ पूछी जा रही हैं। तो इसका राइट आंसर आप यहाँ पे क्या बताओगे, आधुनिक सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के 7 एल्कीन गर्म करने से निम्न में से क्या उत्पन्न होगा, इनमें से क्या उत्पन्न होगा आप बताओ। राइट आंसर यहाँ पे क्या आपका हो जाएगा। तो दोस्तों क्या कहोगे, आपका क्या उत्पन्न होगा, आप कहोगे एथीन। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। यानी क्या कहोगे, जो आपका सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4 होता है, इसमें क्या कहोगे को गर्म करने पे क्या उत्पन्न होगा, आप क्या बताओगे। जो ये गर्म होता है क्या होता है, क्या लिखा है, अत्यधिक सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ एल्कीन गर्म करने पे, जो आपका एल्कीन होता है C2H5OH को गर्म करने पर क्या हमें मिलता है, हमें मिलता है एथीन। क्या मिलेगा आप बताओगे, आपको एथीन यहां पे प्राप्त होता है। तो आपको राइट आंसर क्या बता देना, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे आपको एक आइडिया ये लगेगा कि आपके एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको तैयारी कैसे वहां पे करनी है। तो जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं आपको इसी अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करनी है। अगर आपने अभी तक नोट्स ना तैयार किए हो, जो मैं आपको कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूं, आप यकीन मान चलो तैयार करना। आप जब पेपर देने जाओगे आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन वहां से आपको दिख जाएंगे। अगले क्वेश्चन पूछा गया, द्रव बहते हैं और आकृति बदलते हैं, वे दृढ़ होते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है, इसलिए इन्हें बताओ क्या कहा जाता है। इन 4 ऑप्शन बताइए, राइट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा। तो अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन कभी पूछा जाता है तो इसका दोस्तों आपको राइट आंसर क्या बता देना कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो आपको क्या बताना राइट आंसर, ये बताओगे तरल। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे जो मिश्रण एक शब्द दिया गया ना, यहां से भी कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर यहाँ पे एक ये बताओ, अगर कभी आपसे ये पूछा गया, अच्छा ये बताओ जो एक आपका विषमांग मिश्रण होता है, क्या होता है विषमांग मिश्रण, ये मिश्रण क्या होता है। या दोस्तों अगर एक चीज ये बता दो, जो आपका विलयन होता है, विलयन क्या होता है। तो दोस्तों आप क्या बताओ, देखो यहाँ पे मिश्रण और विलयन से यहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कभी अगर आपसे पूछा गया विषमांग मिश्रण क्या होता है, तो इसमें क्या बताओगे, जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग के गुण एक समान नहीं होते हैं, अगर उनके गुण एक समान नहीं है विषमांग मिश्रण कहोगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये समझ सकते हो, जैसे रेत और जल का मिश्रण, रेत और जल का मिश्रण। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन आपको ऐसा पूछा जाएगा कि रेत और जल का मिश्रण कैसा मिश्रण है, आप क्या बताओगे, ये विषमांग मिश्रण हो गया। क्योंकि भाई जो रेत है और जल है इनके दोनों के गुण बिल्कुल डिफरेंट है वहां पे। और दोस्तों ये बताओ विलयन क्या होता है। तो विलयन दोस्तों आपका ये होता है 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। क्या बताओगे,
दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को ये आपका विलयन वहां पे कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना कि मिश्रण क्या होता है, विलयन आपका यहाँ पे क्या होता है, इसमें कभी आपको कंफ्यूज वहां पे नहीं होना है। अब ये बताओ, बल की दिशा में विस्थापन के साथ बल के गुणनफल द्वारा क्या दर्शाया जाता है, क्या दर्शाया जाता है, ये चीज आपसे यहां पूछी जा रही है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर आप यहां बता दो क्या आपका हो जाएगा। तो आप बताओगे कार्य, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों कभी अगर आपसे ये पूछा जाए कार्य का मात्रक बताओ क्या होता है, तो कार्य का मात्रक आप क्या कह दोगे, ये हो जाएगा दोस्तों न्यूटन मीटर। क्या बताओगे, न्यूटन मीटर भी होता है, एक और नोट कर लेना इसे आपका जूल, जूल भी आपका ये कहा जाता है। और दोस्तों ये बताओ संवेग क्या होता है, संवेग क्या होता है, तो पिंड का द्रव्यमान व वेग का गुणनफल, पिंड के द्रव्यमान व वेग का गुणनफल क्या होता है, ये आपका संवेग यहाँ पे कहलाता है। और ये दोस्तों जो आपका आवेग क्या होता है, तो आवेग क्या होता है, वस्तु के संवेग में हुए परिवर्तन को, संवेग में हुए परिवर्तन को आपका आवेग कहा जाता है। और दोस्तों ये शक्ति क्या होता है, किसी व्यक्ति या मशीन के द्वारा किए गए कार्य तथा उस कार्य को करने के लिए गए समय के अनुपात को आपका ये शक्ति यहां पे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आप क्या कहोगे, आपका हो जाए कार्य, हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। एक सवाल ये आपसे पूछा गया था, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने क्षैतिज पंक्ति, देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका आ गया ना, अभी मैंने तभी बताया था क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में वहां पूछे जाते, तो ये सारे पॉइंट आप अच्छे से वहां पे तैयार करके जाना। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या कह दोगे, ये हो जाएगा 7, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी पहले सारी चीजें वहां पे डिटेल से आपको बता रखे। और दोस्तों जो आपको ये आधुनिक आवर्त सारणी होता है, एक चीज यहाँ पे ये याद कर लेना कि इसमें क्या होता है, इनके जो तत्वों के गुणधर्म होते हैं ये आपके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं, इनके जो गुणधर्म होते हैं तत्व के, ये परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। ये चीज याद करना, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है आपके। अब अगले सवाल में ये पूछा गया, उस उपकरण का नाम बताइए जो चालक में संभावित अंतर बनाए रखने में मदद करता है, मदद करता है। ये 4 ऑप्शन आपके दिए गए। दोस्तों यहां पे एक बार क्वेश्चन देखने में आपने दिमाग में ये देखना है कि हम इसका आंसर दे पा रहे हैं नहीं दे पा रहे हैं। अगर आप यहाँ 35 क्वेश्चन तक सही कर पा रहे हो तो आपकी तैयारी यहाँ पे बिल्कुल सही चले, इसे आप कंटिन्यू बनाए रखिएगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या कह दोगे, ये हो जाएगा दोस्तों आपका बैटरी, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे एक कैलिपर्स दिया जाए, इसका यूज कहां पे होता है, तो इसका यूज क्या बताओगे, इसका उपयोग कहां पे होता है, वस्तु की मोटाई में, क्या बताओगे, वस्तु की मोटाई, क्या बताओगे, वस्तु की मोटाई मापने में इसका यूज किया जाता है। ये चीज यहाँ पे नोट कर लेना। और दोस्तों जो आपको ये यूडियोमीटर दिया गया, इसका यूज कहां पे होता है, क्या बताओगे, ये होता है भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के बाद गैसों के मिश्रण की मात्रा को मापता है। ये क्या मापता है, भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के बाद गैसों के मिश्रण की मात्रा को मापता है, वहां पे आपका यूडियोमीटर का यूज किया जाता है। तो ये दोनों चीजें भी आपको पता वहां पे होनी चाहिए थी। एक सवाल दोस्तों ये पूछा गया, परिपथ में विद्युत धारा को द्वारा मापा जाता है, किसके द्वारा आपको ये मापा जाएगा, ये चीज आपसे पूछी जा रही है, जहां पे ये 4 ऑप्शन आपके दिए गए थे। तो इसका राइट आंसर बता दीजिए क्या आपको यहाँ पे हो जाएगा। तो क्या बताओगे दोस्तों, आप बताओगे अमीटर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। अब ये बताओ दोस्तों, ओल्ट मीटर दिया गया, इसका यूज कहां पे होता है, आप क्या बताओगे, जो आपका यहां पे पॉइंट नोट कर, 2 बिंदु, क्या लिखोगे, 2 बिंदु आवेश, 2 बिंदु आवेश, ये उनकी भिन्नता, उनमें क्या क्या डिफरेंट, भिन्नता को ये क्या करता है, भिन्नता को मापता है, भिन्नता को मापता है। ये चीज यहाँ पे नोट करना। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक जो कुछ पॉइंट में और आपको नोट करा दे, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कभी दोस्तों अगर आपसे ये पूछा जाए, अच्छा एक ये बताओ फेदोमीटर, एक आपका फेदोमीटर भी आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि फेदोमीटर का यूज क्या होता है। तो फेदोमीटर यूज क्या बताओगे, जो आपके समुद्र की गहराई, अगर कभी आपसे पूछा गया समुद्र की गहराई को मापने के लिए हम लोग किसका यूज करोगे, आप बताओगे फेदोमीटर का यूज करोगे। या फिर दोस्तों एक और ये आप नोट कर लेना यहाँ पे,
जो आपका क्या होता है अल्टीमीटर, एक ये नोट करना जो आपका अल्टीमीटर होता है, अल्टीमीटर भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये कहां पे यूज होगा, देखा होगा जो आपके विमान होते हैं, हवाई जहाज होते हैं, विमान की ऊंचाई, विमान की ऊंचाई मापने में इसका यूज होता है कि जो जहाज है कितने ऊपर उड़ रहा है, आप किसके द्वारा पता करोगे, तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं अल्टीमीटर का यूज आपका यहाँ पे किया जाता है। तो ये दोनों भी आपके वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाते हैं, आपके एग्जाम में ये चीजें क्वेश्चन वहां पूछी जाती हैं। अगला सवाल दोस्तों ये आता है, निम्नलिखित में से कौन सा संपर्क बल का उदाहरण, किसका पूछा गया, आप बताओ संपर्क बल का उदाहरण है इनमें से, विद्युत बल होगा, पेशी बल होगा, गुरुत्वाकर्षण बल होगा या चुंबकीय बल होगा। तो राइट आंसर दोस्तों इसमें क्या आपको बताना है, ये हो जाएगा दोस्तों पेशी बल, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहां पे हो जाता है। दोस्तों होता है क्या, जो आपका संपर्क बल के उदाहरण क्या होते हैं, एक तो हो गया आपका पेशी बल हो गया, वैसे एक यहाँ पे एक एग्जांपल ये नोट कर लीजिए, आपका जो घर्षण बल होता है इसमें आपका घर्षण बल भी आपका आ जाता है। इसके बाद दोस्तों एक नोट कर आपका जो सामान्य बल होता है, सामान्य बल होता है, ये भी आपका किसमें आपके आ जाएंगे, ये दोनों भी आपके संपर्क बल के उदाहरण आपके हो जाते हैं। तो यहाँ पेशी बल दे या घर्षण बल दे या सामान्य बल दे, ये सारे सारे आपके संपर्क बल के उदाहरण ही आपके यहाँ पे ये हो जाते हैं। अगले सवाल में ये पूछा गया है, समुद्री जल में कौन से खनिज लवण प्रमुख मात्रा में घुला होता है, कौन सा प्रमुख मात्रा में, प्रमुख मात्रा में क्या घुला होगा, आप क्या बताओगे यहाँ पे, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड भी ही तो होता है दोस्तों, आपका NaCl तो होता है, जो नमक आपका होता है यही तो आपका यहाँ पे होता है। और इसके अलावा दोस्तों समुद्री जल में क्या होता है, इसके अलावा आपका मैग्नीशियम क्लोराइड भी होता है, मैग्नीशियम सल्फेट भी होता है, पोटेशियम क्लोराइड होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है और मैग्नीशियम ब्रोमाइड भी आपके यहाँ पे साल्ट पाए जाते हैं। लेकिन जो इसे मेन आपका पाया जाता है ये सोडियम क्लोराइड ही आपका यहाँ पाया जाता है। तो क्या बता दोगे, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हमारा इस क्वेश्चन का हो जाएगा। जब भी हमारे एग्जाम में ये कभी क्वेश्चन पूछा गया तो दोस्तों आप सीधा सीधा आंसर इस क्वेश्चन का कितना बताओगे, आप बताओगे हम तो इसका राइट आंसर हमेशा ऑप्शन नंबर डी ही यहाँ पे बताएंगे। अगले सवाल में दोस्तों एक चीज ये आपसे पूछी जा रही है, जहां से हमारे जीके क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो जाते हैं, 15 क्वेश्चन आपका जीके का भी वहां पूछा जाता है। ये बताइए जो लेब्राडोर सागर और भूमध्य सागर किस महासागर का हिस्सा है, ये आपके किस महासागर के हिस्सा हो जाएंगे, जहां पे ये चार ऑप्शन दोस्तों आपके यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो क्या बताओगे दोस्तों, ये हो जाएगा आपका अटलांटिक महासागर का, क्या बता दोगे, अटलांटिक महासागर का, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। दोस्तों ये सारे वही क्वेश्चन जो जयपुर एआरओ में आपके पूछे गए थे। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको अभी जो जिन क्वेश्चन को हमें लगेगा कुछ पॉइंट और आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वो सारे जो मैं पॉइंट बता रहा हूं वो पॉइंट भी आपको नोट करना तैयार करते हुए चलना, क्योंकि आपके एग्जाम में वहां से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। अगला सवाल यह आता है, भारत सरकार ने किस वर्ष में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम प्रारंभ किया था, यहां वर्ष का नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो वर्ष का नाम दोस्तों आप क्या बताओगे, ये हो जाएगा 1986, क्या बताओगे 1986, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहां पे हो जाता है। और दोस्तों जो आपका ये योजना थी इसका मेन उद्देश्य क्या था कि ग्रामीण जनता के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना और महिलाओं को निजता तथा सम्मान देना, इसका मेन उद्देश्य दोस्तों आपका यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों एक चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक चीज ये भी याद कर लेना, जो आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि 2 अक्टूबर 2014 ईस्वी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान प्रारंभ किया। एक चीज यहाँ पे ये नोट कर लेना कि आप डेट की 2 अक्टूबर 2014, एक ये भी नोट कर लेना, या क्या बताओगे, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, कि जो आपके प्रधानमंत्री ने क्या कौन सी योजना प्रारंभ की अभी, स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत अभियान, क्या बताओगे, स्वच्छ भारत अभियान। तो कभी दोस्तों अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि स्वच्छ भारत अभियान, ये बताओ स्वच्छ भारत अभियान ये कब चालू किया गया था, तब आपको क्या बता देना है, 2 अक्टूबर 2014 का। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिलहाल जो अभी एग्जाम हुए हैं कई सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि स्वच्छ भारत अभियान किसके द्वारा चलाया गया था, आप क्या कहोगे, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाया गया। और कब चलाया गया, तो ये डेट भी इसकी आपको पता यहां पे होनी चाहिए थी।
अगला क्वेश्चन दोस्तों जीके में ये पूछा गया, मुगल बादशाह अकबर का मकबरा कहां पे है? ये बताओ अकबर का जो मकबरा है ये कहां पे? मकबरा क्या हो दोस्तों? अब जो कब्र होती है, ये पूछा गया इनकी कब्र कहां पे, मकबरा कहां पे? तो आप क्या बताओगे, ये मकबरा कहां पे हो जाएगा? सिकंदरा में। और ये सिकंदरा दोस्तों कहां पे? आपका आगरा में। तो क्या बताओगे? यहाँ पे सिकंदरा आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों कभी अगर आपसे ये पूछा गया कि ये बताओ, अच्छा हुमायूं का, ये भी नोट करना, इनका भी मकबरा का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बताओ हुमायूं का जो मकबरा है, हुमायूं का मकबरा ये कहां पे स्थित आपका है? तो ये कहां बताओगे? ये आप हुमायूं का मकबरा कहां पे हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका दिल्ली में। इनका मकबरा कहां पे हो जाएगा? दिल्ली में। इसके बाद एक और नोट करना, कभी अगर दोस्तों आपसे ये पूछा गया शेर शाह का, ये बताओ आप शेर शाह का मकबरा कहां पे स्थित है? तो कहां बताओगे? आप बताओगे सासाराम में। कहां पे स्थित हो जाएगा? आप बताओगे सासाराम। सासाराम कहां पे है? ये आपका बिहार में। ये कहां पे? आपका बिहार में। इसके बाद दोस्तों कभी अगर आपसे ये पूछा गया जो आपका जहांगीर का, एक ये बता दो जहांगीर का मकबरा कहां पे आपका स्थित है? तो कहां बताओगे? ये बताओ क्या? शाहदरा में। कहां पे स्थित बताओगे? शाहदरा में ये आपका स्थित हो जाएगा। और शाहदरा कहां पे दोस्तों? ये आपका लाहौर में। ये कहां पे आपका स्थित है? लाहौर में आपका स्थित हो जाएगा। तो ये मकबरे दोस्तों आपके वो मकबरे हैं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हुमायूं का पूछे, शेरशाह का पूछे, जहांगीर का पूछे, ये नाम याद करना, ये इंपॉर्टेंट वो मकबरे हैं जो अक्सर आपके एग्जाम में सीधे सीधे यहां से पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य साम्राज्य का दूसरा शासक था? दूसरा शासक बताओ मौर्य साम्राज्य का कौन यहाँ पे हो जाएगा? तो इनमें से राइट आंसर आप कौन बताओ? दूसरा आपसे यहाँ पूछा जा रहा है। तो दूसरा दोस्तों कौन हो जाएगा? बिंदुसार हो जाएगा। क्या बताओगे? बिंदुसार। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पे हमारा हो जाता है। इसके कुछ पॉइंट नोट करना दोस्तों। जो दोस्तों जो आपका ये मौर्य काल था ना, इसके अगर हम ये देखा जाए जो मौर्य काल था, इसका ये बताओ जो शासन काल था, कब तक ये लोग वहां पे शासन करते हैं? क्या बताओगे? ये आप बताओगे क्या? 322 से लेके 185 ईसा पूर्व। ये पॉइंट यहाँ पे नोट कर, ये इनका शासन काल था। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ये नोट करना, पहला ये नोट करना कि जो चंद्रगुप्त मौर्य का अगर ये पूछा जाए आपसे कि ये बताओ जो चंद्रगुप्त थे, चंद्रगुप्त मौर्य, अब ये बताओ जो चंद्रगुप्त मौर्य थे इनका शासन काल वर्ष क्या था? तो इनकी अवधि क्या बताओगे? ये आप बताओगे 322 से लेके 298 ईसा पूर्व। ये क्या हो जाएगा? ईसा पूर्व। यहाँ पे नोट कर लेना। इसके बाद सेकेंड नंबर दोस्तों कौन आएंगे? आप बताओगे बिंदुसार। सेकेंड नंबर पे कौन आ गया? बिंदुसार आ गए। इनका शासन काल क्या बताओगे? आप बताओगे 298 से लेके 273 ईसा पूर्व बता दोगे। इनके बाद कौन आएगा? इनके बाद आप किसका नाम बताओगे? इनके बाद आ जाएंगे अशोक। इनके बाद अशोक आ जाएंगे। इनका शासन काल क्या हो जाएगा दोस्तों? 273 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व यहाँ पे आ जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये यहाँ पे याद कर लेना कि जो अशोक के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नोट कर लेना कि अशोक का वास्तविक ये बताओ राज्याभिषेक अगर पूछा जाए, राज्याभिषेक कब हुआ था? तो आप क्या बताओगे? 269 ईसा पूर्व यहाँ पे आपको बता देना। दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको हो जाते हैं जो हमें पता होने चाहिए। अगर किसी का भी शासन काल का आपका पूछ लिया जाए, आप सभी के आंसर वहां पे आसानी से आप दे सकते हैं। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद एक अगला सवाल था, इसमें पूछा गया भारत में शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? दोस्तों कभी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया भारत में शुंग वंश के संस्थापक कौन थे, तो इसका दोस्तों राइट आंसर आपको क्या बता देना? आप बताओगे सीधा सीधा पुष्यमित्र हो जाएंगे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों कभी अगर ये पूछा गया कि ये बताओ जो आपका शुंग वंश है, क्या शुंग वंश है, इसके ये बताओ संस्थापक कौन हो जाएंगे? इसके ये हमें बता दो। इसके संस्थापक तो आपने यहाँ पे पूछा ही गया विश्वामित्र। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए शुंग वंश के, एक चीज ये बता दो अंतिम शासक कौन था इसका, अगर ये पूछ लिया जाए इसके अंतिम शासक का नाम बता दो, अंतिम शासक इसके कौन हो जाएंगे? तो किसका नाम बताओगे? आप बताओगे देवभूति का। किसका नाम बता दोगे आप? देवभूति का नाम यहाँ पे बताओगे। क्या नाम बताओगे यहाँ पे?
देवभूति का नाम आप यहाँ पे नोट कर लेना। और दोस्तों अगर कभी ये पूछा जाए जो शुंग वंश था इसका जो शासन काल था, क्या बता दोगे? इसका जो शासन काल था इसकी अवधि दोस्तों क्या हो जाएगी, क्या बताओगे आप? 185 से 75 ईसा पूर्व इसका शासन काल की आपकी अवधि यहाँ पे हो जाती है। तो पूछा गया संस्थापक हमने बताया पुष्यमित्र को बताया, अब अंतिम शासक देवभूति हो जाएगा। इनका शासन काल भी नोट कर लेना, क्या शासन काल इनका यहाँ पे आपका हो जाता है। एक सवाल ये पूछा गया था, ये बताओ थोसेघर जलप्रपात किस राज्य में है? ये जो जलप्रपात से आपके एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन भी आपके पूछे जाते हैं। फिलहाल आप इसका राइट आंसर देख लो, ये कहां पे हो जाएगा आपका? महाराष्ट्र में। कहां होगा? महाराष्ट्र में आपका ये राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। इसके बाद दोस्तों कभी आपसे ये पूछा गया, जैसे एक अगर कभी आपसे पूछा जाए जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं, कि ये बताओ जो आपका जोगनी, अगर ये पूछा जाए जो आपका जोगनी जल प्रपात, जोगनी जलप्रपात ये कहां पे स्थित है? तो क्या बताओगे? ये हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश में। कहां पे स्थित बताओगे आप? ये बताओगे हिमाचल प्रदेश, इसका आप बिल्कुल राइट आंसर यहां बताओगे। इसके बाद दोस्तों कभी अगर आपसे ये चीज ये पूछी गई, ये बताओ बूढ़ा घाघ, बूढ़ा घाघ जलप्रपात ये कहां पे स्थित हो जाएगा? क्या नाम बताओगे आप? झारखंड। क्या नाम बता दो यहाँ पे? झारखंड नाम बता देना। अगर इसके बाद दोस्तों कभी आपसे ये चीज पूछी गई कि जो आपका बरकाना जलप्रपात ये कहां पे आपका स्थित हो जाएगा? आप क्या बताओगे? कर्नाटक में। कहां स्थित हो जाएगा? कर्नाटक में हो जाएगा। और इसके बाद कभी आपसे ये पूछा गया एक जलप्रपात और नोट करें जो आपका चचाई, ये बताओ जो आपका चचाई जलप्रपात है, क्या चचाई जलप्रपात है ये कहां पे आपका स्थित हो जाएगा? तो क्या नाम बताओगे आप? तब भी मध्य प्रदेश का नाम आप बता दोगे। तो ये आपके वो कुछ जलप्रपात हैं जो आपके एग्जाम में अक्सर वहां पे रिपीट हुआ करते हैं। ये सारे जलप्रपात भी आपको पता होने चाहिए, सारे नाम एक बार यहाँ पे जरूर आप नोट कर लीजिएगा। अगले सवाल में ये पूछा गया निम्न में से कौन सा सौर मंडल का बाह्य ग्रह है? क्या पूछा जा रहा है? सौर मंडल का बाह्य ग्रह बता दीजिए, इनमें से आपका क्या हो जाएगा? तो आप इसका राइट आंसर क्या बता दोगे? शनि आपका बाह्य ग्रह हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। दोस्तों चंद्रमा के बारे में अगर पूछा जाए कि चंद्रमा किसका उपग्रह, आप हम सभी को पता है पृथ्वी का आपका उपग्रह यहाँ पे हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे ये बताओ जो आपका आंतरिक, कभी आपसे अगर ये पूछा गया आंतरिक, आंतरिक लिख के आ जाए या फिर आपका पार्थिव, पार्थिव लिख के आ जाए, बताओ पार्थिव ग्रह आपके कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ पे किसका नाम बताओगे? आप बताओगे पहला हो जाएगा बुध, फिर हो जाएगा आपका शुक्र हो जाएगा, बुध हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा, फिर किसका नाम बता दोगे? फिर नाम बताओगे एक पृथ्वी का नाम बता देना, पृथ्वी के बाद एक नाम बता देना आप मंगल का। और वहीं पे दोस्तों कभी अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, ये बताओ अच्छा बाह्य, बाह्य ग्रह का नाम बता दो, बाह्य ग्रह कौन कौन से आपके हो जाएंगे? तो किसका नाम बताओगे? एक तो आपका बृहस्पति, एक क्या हो गया आपका? बृहस्पति हो गया, एक आपका शनि ग्रह हो जाएगा, एक क्या हो गया आपका? अरुण ग्रह आपका हो गया, अरुण हो गया, एक आपका वरुण आपका ये यहाँ पे हो जाता है। तो ये सारे पॉइंट यहाँ पे आप नोट कर लेना। और दोस्तों एक क्वेश्चन ये आप कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, जो आपका मंगल ग्रह होता है, मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है? ये आपको कहा जाता है लाल ग्रह। मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है? लाल ग्रह आपका ये कहा जाता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह ही क्यों कहते हैं? ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका जो लाल ग्रह होता है इसका मेन रीजन दोस्तों क्या होता है? इसका यह लाल रंग जो होता है ये आपका आयरन ऑक्साइड किसके वजह से होता है? ये आप बताओगे आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड के कारण से यहां पे आपका होता है। और दोस्तों यहां पे जो आपको ये शुक्र ग्रह दिया गया है, शुक्र ग्रह दोस्तों क्या होता है? जैसे शुक्र सूर्य एवं चंद्रमा के बाद यह तीसरा सबसे चमकीला खगोलीय पिंड यहां पे आपका हो जाता है। जो आपका शुक्र होता है ये सूर्य एवं चंद्रमा के बाद सबसे चमकीला होता है, इसीलिए इसे भोर का तारा या सांझ का तारा के नाम से आपका जाना जाता है। और इसे ही आपका कभी ये पूछा गया पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है? तो आपका शुक्र ही वहां पे आपका आ जाता है। ये सारे पॉइंट नोट करना कि ये बताओ अच्छा सूर्य की बहन किस ग्रह को कहते हैं? आपको बताना शुक्र का नाम आपको यहां बता देना है। अगले सवाल में ये पूछा गया अनुच्छेद नंबर 32 को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा था? आत्मा किसने कहा था? ये चीज यहां पूछी जा रही है। तो इसका राइट आंसर आप क्या बताओगे? ये कहा था दोस्तों भीमराव अंबेडकर ने।
ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर ने कहा था। और ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होता है एग्जाम में, कई बार आपको ये रिपीट भी वहां पे हो चुका है। अगले सवाल में पूछा गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया? कौन से अधिकारों का उल्लेख यहाँ पे किया गया है? तो आप क्या राइट आंसर बताओगे? ये बताओगे क्या? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। यानी अनुच्छेद नंबर 14 से लेके 18 में क्या दिया गया? समानता का अधिकार यहाँ पे आपका दिया गया है। और दूसरे यहाँ पे वैसे जो इनके सारे पॉइंट भी आपको यहाँ पता होने चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें जो आपका अनुच्छेद नंबर 14 है, इसमें क्या बताया गया? इसमें बताया है विधि के समक्ष सभी को समान अधिकार दिया गया है, यानी कानून के समक्ष सभी लोग समान यहाँ पे होते हैं। और सेम ऐसी दोस्तों आपको जो अनुच्छेद नंबर 15, इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया धर्म, जाति, नस्ल, लिंग और जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव वहां पे नहीं किया जाएगा। वैसे दोस्तों आपका जो अनुच्छेद नंबर 16, इसमें क्या बताया गया कि लोक नियोजन में अवसर की समानता, लोक नियोजन में अवसर की समानता इस अनुच्छेद में बताया गया है। और दोस्तों जो आपको ये अनुच्छेद नंबर 17 है, ये दोस्तों आपका वेरी इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है। यहां से कई बार एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें क्या बताया गया? अस्पृश्यता का अंत है, छुआछूत का जो अंत है, ये अनुच्छेद नंबर 17 में आपका बताया गया। एक यहीं पे दोस्तों आपका जो अनुच्छेद नंबर 18 आता है, इसमें क्या बताया गया? उपाधियों का अंत। ये भी आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपका हो जाता है कि अनुच्छेद नंबर 18, 17 ये दोनों इंपॉर्टेंट है। 18 में बताया गया उपाधियों का अंत बताया गया, 17 में बताया गया है क्या? छुआछूत यानी अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद नंबर 17 में आपका ये बताया गया है। एक सवाल में ये पूछा गया स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब हुई? प्रथम विधि आयोग की स्थापना आपकी पूछी जा रही है और हमसे यहाँ वर्ष का नाम पूछा जा रहा है, कौन से वर्ष इसकी स्थापना यहाँ पे हुई थी? तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या बताओगे? आप बताओगे 1955। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। यानी स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि आयोग वर्ष 1955 में 3 वर्ष कार्यकाल हेतु आपका ये स्थापित वहां पे किया गया। 3 वर्ष कार्यकाल हेतु ये स्थापित वहां पे किया गया था। एक सवाल में यह पूछा गया है भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? क्या पूछा गया? राष्ट्रीय बालिका दिवस कब आपका ये मनाया जाएगा? तो बालिका दिवस में क्या बताओगे आप दोस्तों? आप बताओगे 24 जनवरी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। इसके बाद दोस्तों जो 5 जून को बताओ क्या आप मनाते हो? 5 जून क्या बताओगे? यहाँ पे लिखो क्या? विश्व पर्यावरण। क्या बताओगे? विश्व पर्यावरण दिवस आपका ये मनाया जाता है। और ये बताओ 12 मई को आप क्या मनाते हो? 12 मई को क्या हो जाएगा? अंतरराष्ट्रीय नर्स। क्या लिखोगे यहाँ पे? अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस आपका यहाँ पे मनाया जाएगा। किसका? 12 मई को आपका मनाया जाता है। 24 जनवरी को आपने देख लिया, राष्ट्रीय बालिका दिवस हम लोग यहाँ पे मनाते हैं। तो ये दोनों पॉइंट भी आप यहाँ पे एक बार नोट कर लीजिएगा। अगले सवाल में यह पूछा गया है क्रिकेट में स्टंप की ऊंचाई क्या होती है? जो आपका क्रिकेट होता है, अब ये बताओ इसमें स्टंप की जो हाइट होती है वो कितनी होती है? तो यहाँ पे क्या बताओगे? ऊंचाई होती है आपकी 28 इंच होती है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे एक ये पूछा जाता है, अगर पूछा जाए क्रिकेट में कितने प्लेयर होते हैं, कितने खिलाड़ी होते हैं, क्या बताओगे? कितने खिलाड़ी हो जाएंगे? आप बताओ। 11 खिलाड़ी यहाँ पे आपके हो जाते हैं एक टीम में। और इसके बाद उसको कभी अगर ये पूछा जाए स्टंप की जगह, अगर ये पूछा जाए अच्छा ये बताओ जो आपकी बैट की चौड़ाई होती है, जो आपकी बैट की चौड़ाई अगर पूछ ली जाए कितनी आपकी होती है, क्या बताओगे? 4.25 इंच भी आप यहाँ पे नोट कर लेना, इतने इंच यहाँ पे हो जाती है। और दूसरा ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है जो क्रिकेट में ट्रॉफियां दी जाती है, क्रिकेट में ट्रॉफी पूछा जाए या कप होते हैं, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ट्रॉफी लिख लो या कप, कौन कौन से यहाँ पे होते हैं? तो यहाँ पे क्या बताओ? जैसे एक आपने बताया एशिया कप, एशिया कप किससे संबंधित है? आप बताओगे क्रिकेट से। एक बताओगे यहाँ पे देवधर, क्या बताओगे? यहाँ पे देवधर ट्रॉफी, यहाँ पे ये चीज यहाँ पे लिख लेना। देवधर ट्रॉफी के बाद एक क्या बताओगे? यहाँ पे विजय हरारे,
एक क्या बता दो यहाँ पे, विजय हजारे, विजय हजारे ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी यहाँ पे नोट कर। एक और नोट कर लेना जो आपका नायडू, नायडू ट्रॉफी भी आप नोट कर लें दोस्तों। ये आपकी जो ट्रॉफियां होती, कप होते, ये सारे क्रिकेट से संबंधित आपके होते, यहां से भी आपके पेपर क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। तो सारे पॉइंट यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा। एक सवाल दोस्तों ये पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला पहलवान बनी? कौन ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला पहलवान बनी? ये बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा। और ये एग्जाम उस समय कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछे भी गए थे। तो राइट आंसर क्या बताओगे? साक्षी मलिक, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों जो आपकी ये साक्षी मलिक है, कहाँ की प्लेयर हो जाएंगे आप बताओ? ये हरियाणा राज्य की खिलाड़ी आपकी यहाँ पे हो जाएंगे। इन्होंने 2016 के रियो ओलंपिक में, अगर कहां पूछे कहां पे इन्होंने जीता था, तो आप बताओगे 2016 में जो आपका रियो ओलंपिक हुआ था, कहां रियो ओलंपिक हुआ था, इन्होंने क्या किया था, 58 किलोग्राम भार वर्ग में कौन सा पदक जीता था? इन्होंने जीता था कांस्य पदक। इन्होंने कौन सा पदक जीता था? आप बताओगे कांस्य पदक यहाँ पे जीता था। तो ये पॉइंट यहाँ पे याद कर लेना। और एक चीज का ये भी याद कर लेना इनके बारे में कि 2014 में क्या बताओगे, इन्होंने राष्ट्रमंडल जो खेल हुए थे, क्या हुए थे? राष्ट्रमंडल जो खेल हुए थे, यहां पे इन्होंने क्या जीता था? रजत पदक। क्या जीता था? रजत पदक भी जीता था। और इनको दोस्तों अगर पुरस्कार की बात करें ना, इनको पद्मश्री पुरस्कार, क्या लिखना, इन्हें पद्मश्री पुरस्कार कब दिया गया था? आप बताओगे 2017 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। और मेजर ध्यानचंद जो खेल रत्न पुरस्कार, एक ये भी पुरस्कार नोट कर लेना इनका, कि जो आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ये कब दिया गया था? ये इन्हें 2016 में आपका दिया गया था। तो ये दोस्तों कुछ आगे पॉइंट हो जाते हैं जो साक्षी मलिक के बारे में, जो अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सारे पॉइंट एक बार आप यहाँ पे तैयार कर लीजिएगा। अगला सवाल दोस्तों ये आपका आता है, इसमें पूछा गया है रोवर्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? किसका पूछा जा रहा है? रोवर्स कप। ये किस खेल से आपका संबंधित यहाँ पे हो जाएगा? तो किससे दोस्तों आप बताओगे? ये आपका हो जाएगा फुटबॉल से। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों जो आपका फुटबॉल है ना, इसके अगर कुछ और हम कब देखें तो यहाँ पे जैसे आपका पूछा जा सकता है, जैसे आपकी जो संतोष ट्रॉफी, क्या लिख लेना यहाँ पे आप नोट करना, एक हो जाएगा आपका संतोष ट्रॉफी आपका हो गया। इसके बाद दोस्तों आप क्या हो गया? यूरो कप, एक नोट करना आप, जैसे क्या यूरो कप हो गया। एक आपका हो गया जैसे ला लीगा कप। ये सारे किससे संबंधित हो जाएंगे? आपके फुटबॉल से संबंधित यहाँ पे आपके सारे आपके हो जाते हैं। और दोस्तों वॉलीबॉल वाले में अगर आप नोट करना चाहे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो यहाँ पे क्या होता है? एक शिवंथी गोल्ड, एक यहाँ पे क्या लिख लेना, शिवंथी गोल्ड, क्या लिख लो यहाँ पे? शिवंथी गोल्ड कप लिख लेना। गोल्ड कप आपका ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक यहाँ पे दोस्तों ये नोट करना, आप क्या नोट करोगे? सेंटेनियल। एक और नोट क्या कर लोगे? सेंटेनियल कप यहाँ पे नोट करना, ये आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। और क्रिकेट के दोस्तों ने सारे आपको बता ही दिए वहां पे। और हॉकी के बारे में अगर नोट करना चाहो, जैसे यहाँ पे एक क्या नोट करोगे? एशिया कप भी आपका हॉकी में आपका होता है, एशिया कप लिखना। इसके बाद एक और नोट क्या करोगे? महाराजा रणजीत सिंह, क्या नोट करोगे? महाराजा रणजीत सिंह ट्रॉफी, एक ये यहाँ पे नोट कर लेना। एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपका आगा खा, क्या लिखना? आगा खा कप यहाँ पे नोट कर लेना। एक दोस्तों आप क्या होता है? मुरुगुप्पा गोल्ड कप भी आपका हो जाता है। तो ये सारे पॉइंट कप आप यहाँ पे नोट कर लें दोस्तों, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि जो ट्रॉफियां होती, कप होती, हमसे ये पूछा जाता है, ये आपके किससे संबंधित आपके यहाँ पे हो जाते हैं। अगला सवाल दोस्तों ये आपका आता है, हाथी उत्सव राजस्थान के किस जिले में प्रतिवर्ष मनाया जाता है? तो जो आपका हाथी उत्सव होता है, ये राजस्थान के किस जिले में प्रतिवर्ष मनाया जाएगा? आप क्या कह दोगे? जयपुर में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों ये जो आपका हाथी उत्सव है, जो आपका हाथी उत्सव होता है, ये उत्सव दोस्तों प्रत्येक वर्ष आपका कब मनाया जाता है? आप कहोगे ये होली पर्व, क्या बताओगे यहाँ पे? होली पर्व, क्या लिख लोगे यहाँ पे? होली पर्व के
दिनों में पोलो ग्राउंड में, होली पर्व के दिनों में पोलो ग्राउंड में आपको ये मनाया था। और हाथी का नृत्य था, हाथी पोलो, इस पर्व की विशेषताएं आपकी यहाँ पे हो जाती। किस जिले में होगा? जयपुर जिला, आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमारे मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं और टोटल 15 क्वेश्चन हमारे मैथ के आपके एग्जाम में यहाँ पूछे जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक एक करके सारे क्वेश्चन वो डिस्कस कर लेते हैं जो हमारे एग्जाम में वहां पूछे गए थे। देखो यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, 16 सेंटीमीटर त्रिज्या और 36 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक धातु के शंख को पिघलाया जाता है और प्रत्येक 4 सेंटीमीटर के गोले बनाए जाते हैं। प्रत्येक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले बनाए जाते हैं। तो ये बताओ कितने गोले बनेंगे? देखो कितने गोले बनेंगे भाई, जो आपका आयतन होता है, आयतन तो वही आपका होगा। कैसे आप सॉल्व करो, ध्यान से ये चीज नोट करना। देखो यहां पहले ये नोट करो, यहां पे ये हो जाएगा जो आपका शंकु का आयतन, क्या लिखोगे? शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर क्या हो जाएगा? n गुणे गोले का आयतन, n गुणे गोले का आयतन, क्या लिख दो? गोले का, आप यहां पे आयतन लिख लोगे। अब देखो इसी n का मान आपको निकालना, n का मान आ जाएगा, वही आपका राइट आंसर यहां पे हो जाएगा। पहले ये बताओ शंकु का आयतन क्या होता है? ये आयतन क्या कहोगे आप? 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर, h आपका हो जाएगा। ये तो हो गया शंकु का आयतन। अब बताओ गोले का आयतन क्या हो जाएगा? तो यहां पे क्या लिख दोगे? बराबर n गुणे गोले का आयतन क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर की घात 3। अब बस यहां पे सारे मान आप रख दो, बस n का मान निकाल दो, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो यहां पे क्या लिखा हमने? 1/3 इंटू पाई, यहां पे क्या लिखा? पाई। देखो क्या करते हैं हमने, इस पाई से इस पाई को सीधा सीधा हम यहां पे काट ही देते हैं। अब आर इसका देखो क्या दिया जा रहा है? 16 सेंटीमीटर त्रिज्या और 36 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले। तो त्रिज्या क्या दी गई? 16 सेंटीमीटर। तो यहां पे हमने क्या किया? आर स्क्वायर, तो ये आपका हो गया 16 गुणे 16 हो जाएगा। ऊंचाई क्या दी गई? 36 सेंटीमीटर, यहां पे हमने लिख दिया 36। अब बराबर यहां पे n गुणे ये किया आपने 4/3 और आर की घात 3। अब यहां क्या दिया जा रहा है? प्रत्येक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोला, तो गोले की त्रिज्या क्या है? 4। यहां पे क्या कर दोगे आप? 4 गुणे 4 गुणे 4, ये आप यहां पे कर दोगे। अब बस इस n का मान आप निकाल दो, आपका आंसर यहां पे आ जाएगा। सॉल्व करिए, कितना आएगा? देखो इस 3 से 3 आपने काटा, 4 से काटा, ये 4 चौक 16 हमारा हो गया। तो अब यहाँ पे n बराबर दोस्तों आपका क्या बच रहा है? 16 गुणे 36, क्या बचा यहाँ पे? 16 गुणे 36, 1 4 और ये ऊपर बचा, ये ऊपर लिख दिया। यहाँ पे ये सारे आपके नीचे आ जाएंगे, 4 गुणे 4 गुणे 4 नीचे आ जाएंगे। अब सॉल्व करो, कितना? 4 चौक 16, 4 16 हो गया, 4 से काटा, 4 से कट गया, बराबर कितना बचा है? केवल आपको ये 36 तो बच रहा है। हम क्या कह दो, यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 36। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों जो आपका ए यहाँ पे दिया गया, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट दोस्तों आप लीजिएगा, कैसे ये सॉल्व हुआ है, बाद में प्रैक्टिस करिए। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन वही आपके हैं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आपके पेपर रिपीट बहुत क्वेश्चन होता है, ये चीज आप बिल्कुल वहां पे ध्यान से देख लीजिएगा। अगला सवाल आता है कि 10 मीटर गुणे 5 मीटर विमाओं वाले कमरों में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे खंबे की लंबाई क्या होती है? दोस्तों ये क्या हो गया? आपकी लंबाई है, ये आपकी चौड़ाई हो गई, ये आपकी ऊंचाई, 3 चीजें आपकी दी जा रही है। अब ये बताओ कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे खंबे की लंबाई क्या आपकी हो जाएगी, ये पूछा जा रहा है। इसका दोस्तों एक फार्मूला ये आप यहाँ पे नोट कर लेना कि सबसे लंबा खंबा क्या हो जाएगा? आप इसका लंबाई का वर्ग, चौड़ाई का वर्ग और अपना ऊंचाई का वर्ग, दोनों का वर्ग करके उनका वर्गमूल निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। लंबाई 10 है, चौड़ाई 10 है, ये ऊंचाई 5 है। तो यहाँ पे इनके आंसर करो कितना हो। देखो यहाँ पे क्या कर दोगे? देखो 10 का वर्ग करो, क्या ये 100 हो जाएगा, फिर 100 हो जाएगा आपका। ऊंचाई का वर्ग करो, ये आपका 25 हो गया। इन सबको हमने जोड़ा, कितना हो गया? ये आपका 225 आपका हो गया। इसका वर्गमूल निकालो, किसका वर्गमूल हो जाएगा? 15 मीटर आपका निकल के आ जाएगा। भाई यही 15 आपका, इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे आपका हो जाता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट इसकी दोस्तों ले लीजिएगा, बाद में प्रैक्टिस जरूर करिएगा कैसे आप इसका आंसर यहाँ पे निकाल के ला सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये आता है, ए तथा बी ने क्रमशः 18,500, 1 लाख क्या लिखा है? 1,85,000 तथा 2,25,000 की पूंजी निवेश करते हैं।
तो एक व्यापार शुरू किया, यदि बी ने 9,000 का लाभ प्राप्त किया तो ज्ञात करें व्यापार में कुल लाभ कितना आपका होगा। दोस्तों कुल लाभ क्या हो, आपको लाभ कितना मिलेगा, आप जितना पैसा लगाओगे उसी के हिसाब से आपको लाभ मिलेगा। आप ज्यादा पैसा लगाओगे आपको ज्यादा लाभ मिलेगा, कम पैसा लगाओगे आपको कम लाभ वहां मिलेगा। तो इसे आप कैसे सॉल्व करोगे, हमने यहां पे लिख दिया, यहां पे आपने लिखा ए लिख दिया, यहां पे हमने बी लिखा। अब देखो यहां पे हमने लिखा निवेश, हम लोग कितना पैसा यहां पे लगा रहे हो, जितना पैसा आप लगाओगे उसी के हिसाब दोस्तों आपका लाभ मिलेगा। देखो पैसा कितना लगा, 1,85,000, तो यहां पे आपने लिख दिया 1,85,000 जो पैसा लिखा हमने यहां पे लिख दिया। बी ने कितना लगाया, 2,25,000, बी ने क्या लगाया 2,00,000 आपका 25,000 इसने पैसा वहां पे लगा दिया, पैसा ये लगा दिया। अब बताओ, अब ये बताओ अच्छा आपको जो लाभ होगा, लाभ कितना होगा, जितना पैसा लगाओगे उसी के हिसाब से आपको लाभ होगा। इसका आप रेशियो निकालो। देखो ये 3 जीरो से ये 3 जीरो आपके कट गए, 5 से काटो इसे, कितनी बार जाएगा, 5 से 15, 5 से 35, यहाँ पे 37 हो गया। इससे 5 से काटा कितना हो गया, ये आपका 45 यहाँ पे हो गया। यानी यहाँ पे हम ये कह सकते हैं बी को लाभ कितना मिल रहा, 45 मिल रहा, ए को लाभ कितना मिल रहा, 37 मिल रहा है। तो यहाँ पे ये बताओ, देखिए सवाल में हमसे ये कहा गया, यहाँ पे हमने रेशियो निकाला तो 45 का लाभ हुआ, हमें 5 से काटा, लेकिन सवाल में कहा भाई इनको 45 लाभ नहीं हो रहा, इनको हो रहा है 9,000 का, यानी इनका लाभ दिया गया है 9,000 का, 9,000 लाभ दिया गया है। तो ये बताओ दोनों कुल लाभ कितना है, कुल लाभ कितना आपका हो जाएगा, यहां पे हमें दिया कुल लाभ को कितना हो जाएगा, 37 प्लस 45, आप जोड़ोगे इन दोनों को जोड़ दो तो कुल लाभ क्या होगा, 37 पे हमने 45 जोड़ा, ये आपका कितना निकल के आ गया, 82 आपका निकल के आ गया। कुल लाभ हमारा 82 और हमें क्या दिया गया है, 45 बराबर आपका दिया गया 9,000 रुपए, हमें दिया गया है आपका 45 बराबर आपका दिया जा रहा है 9,000 के। एक बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पे हो जाएगा 9 से भाग करो कितना आ गया, 200 आपका निकल के आ गया। तो ये बताओ 82 बराबर कितना आपका हो जाएगा, तो दोस्तों 82 बराबर क्या आपका हो जाएगा, 200 गुड़े आप यहां 82 करो, गुड़ा करो कितना आ जाएगा, ये 16,400 आपका निकल के आ जाएगा। तो आप यहां पे ये कह सकते हो कि हमें जो कुल लाभ हो जाएगा 16,400 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका इसका राइट आंसर यहां पे हो जाएगा। तो आपके क्वेश्चन दोस्तों यही लेवल आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो सारे क्वेश्चन आप ध्यान से नोट करना, इनका रिवीजन प्रैक्टिस अच्छे से करके आपको जाना है वहां पे। अगला सवाल ये पूछा जा रहा है, एक नाव स्थिर जल में 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, धारा की चाल यदि 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाव की धारा की विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल हो जाएगी। तो क्या दिया गया, एक नाव स्थिर जल में 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चल रही है। अब यहां पे हमें पता होगा जो आपकी नाव की चाल क्या दे दी गई है, ये दी गई है 15 किलोमीटर प्रति घंटा हमें दी जा रही है। चाल चल रही, धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा कैसे चल रही है, यहां सवाल दिया गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा के विपरीत, धारा अगर विपरीत चल रही है, विपरीत, ठीक है, क्या चाल दी जा रही है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी जो आपकी धारा दी जा रही है, धारा की चाल क्या है आपकी 3 किलोमीटर प्रति घंटा हमें दी जा रही है। अब ये बताओ नाव इधर चल रही है, धारा इधर बह रही है, तो यहाँ पे जो चाल होगी क्या, भाई चाल तो कमी हो जाएगी ना आपकी, यहाँ पे कि नाव इधर जाए धारा इधर बढ़ जाए तो चाल क्या होगी, चाल तो इनकी कमी होगी जाके। तो चाल अब यहाँ पे क्या हो जाएगी, 15 और 3 का आप अंतर लोगे, क्या निकल के आएगा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि हमें पूछा जा रहा है कि धारा की विपरीत दिशा में हम 6 किलोमीटर दूरी तय कर रहे हो, तो समय बराबर अब क्या हो जाएगा, समय बराबर हमारा हो जाएगा दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल आप यहां पे करोगे। और दूरी कितनी है आपकी, दूरी आपकी दी गई है 6 किलोमीटर, तो जहां दूरी वहां पे रखा 6 किलोमीटर, चाल क्या है आपकी 12 किलोमीटर प्रति घंटा, यहां लिख दिया आपने 12, काटो 6 दूनी 12 बराबर क्या आएगा, 1/2 घंटा आपका निकल के आ जाएगा। 1/2 घंटा यानी आधा घंटा, आधा घंटा में कितने मिनट होते हैं, आप कहोगे 30 मिनट, कितने मिनट होते हैं, आप कहोगे 30 मिनट होते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका 30 मिनट, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहीं पे दोस्तों अगर हमसे ये पूछा जाता है
जहां धारा के विपरीत लिखा, अगर धारा की दिशा पूछ लिया जाता है, हम लोग क्या करें, इनकी जो चाल को जोड़, यहां हमने अंतर किया, यहां चाल को जोड़ के तब सॉल्व करते, तब आंसर हमारा आ जाता है। विपरीत कहा गया तो हम ऐसे इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अगला सवाल दोस्तों ये पूछा जा रहा है, धारा के साथ एक नाव की गति, देखो गति क्या दी गई, 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के विपरीत आपकी 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव द्वारा शांत जल में, पानी में, शांत पानी में 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय क्या आपका हो जाएगा। एक बार दोस्तों ये आप खुद लगाने का ट्राई करना, जब मैं इसकी आपकी सीट प्रोवाइड कराऊंगा, वहां पे जो व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ पे जैसे हाई लिख के मैसेज करोगे, इसकी जो मैं प्रैक्टिस सीट आपको प्रोवाइड कराऊंगा, वहां पे आपको खुद अपने आप इस सारे क्वेश्चन को आपको वहां पे सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो कैसे सॉल्व करोगे, हम ये मान चलते हैं, माना कि शांत जल में जो नाव की गति, आप ये मान लो दोस्तों, माना शांत जल में, माना शांत जल में, शांत जल में, शांत जल में आप ये मान लो जो आपकी नाव की गति है, क्या माना, जो आपकी नाव की गति है, ये आप मान लो क्या, x किलोमीटर प्रति घंटा आप मान लो। वहीं पे जो आपकी धारा की गति है, जो आपकी धारा की चाल है, धारा की गति, इसको आप मान लो y किलोमीटर प्रति घंटा आप यहां मान लो। अब देखो ये बताओ, अब ये बताओ अच्छा कि तब क्या हो जाएगा, क्या दिया, धारा के साथ एक नाव की गति क्या है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी नाव भी आगे जाए, धारा भी आगे जाए, तो चाल क्या दी गई, 12। तो हम यहां ये लिख सकते हैं यहाँ पे कि x प्लस वाई बराबर, इन दोनों जब आप जोड़ोगे तभी तो ये 12 आया, यही दिया गया। धारा के साथ एक नाव की गति, धारा गति नाव के दोनों हमने जोड़ा, ये 12 आपका आया। और फिर क्या बोला, धारा के विपरीत, अब यहां पे क्या हम लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं x माइनस वाई बराबर, ये चाल क्या होगी आपकी 8 हो गई। अब इसको सॉल्व कर लो, दोनों क्या हो जाएगा, यहां देखो y से y कट गया, x जोड़ो कितना हो गया आपका 2x हो जाएगा, क्या हो गया 2x हो गया हमारा, बराबर 12 8 क्या हो गया आपका, ये 20 हो जाएगा। तो ये बताओ x बराबर क्या हो गया आपका 10 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पे आपका हो गया। अब ये बताओ, ये चाल हमारी किसकी निकल के, x का मान आपने निकाल लिया, x का मान, तो यहाँ पे हमने क्या निकाले, नाव की गति यहाँ पे निकाले। अब वो सवाल में क्या दिया गया सवाल में ये पूछा जा रहा है, नाव जो है शांत पानी में, यानी कि धारा, ये हमारी जो धारा गति से कोई, हमें वो धारा गति से हमें कोई मतलब नहीं है, तो शांत पानी में केवल नाव चलेगी। शांत पानी में 24 किलोमीटर दूरी तय करने में लिया गया समय, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी क्या दे दी गई हमें, दूरी यही तो आपकी लिखी है 24 किलोमीटर प्रति घंटा, समय चाल, चाल क्या है आपकी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसे भाग करो कितना आ जाएगा, बताओगे 2.4, क्या हो जाएगा 2.4 आपका कितना हावर्स, यानी घंटा आपको यहाँ पे लग जाएगा, कितना घंटा लग जाएगा, 2.4 घंटे लग जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। एक बार दोस्तों ध्यान से, जो अगर कोई डाउट भी होता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि इस क्वेश्चन में हमें डाउट हो रहा है, मैं दोबारा उसका सोल्यूशन भी आपको वहां पे करवा दूंगा, लेकिन ये सारे क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस वहां पे करनी है। अगला सवाल आता है, 600 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की चाल व्यक्ति की चाल की 5 गुना है तो रेलगाड़ी की चाल कितनी वहां पे हो जाएगी। इन 4 ऑप्शन में आपको बताना राइट आंसर क्या हो जाएगा। अब दोस्तों देखो ध्यान से, मैं इसे कैसे सोल्व करता हूं, वैसे आपके एग्जाम में कभी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको ऐसे यहाँ पे सोल्व कर लेना। अब सबसे पहले ये बताओ दोस्तों, सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी। सबसे पहले आप दोस्तों ये बता दो, इसकी जो आपकी सापेक्ष चाल क्या बता दोगे। ये दोस्तों आपकी होगी 600 बटे 20 करोगे, यहाँ पे क्या होगी आपकी 30 मीटर पर सेकंड यहाँ पे हो जाएगी। तो क्या दिया गया, 600 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रहा है एक व्यक्ति को अगर ये 20 सेकंड में पार करती है तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। दूरी ये होगी, समय ये होगी, चाल आपने यहाँ पे निकाली। अब ये बताओ, अब यहाँ पे दोस्तों क्या दिया गया, चाल का अनुपात, ये बताओ क्या दिया गया है। चाल का अनुपात सवाल में आपका क्या क्या यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया जा रहा है। यदि रेलगाड़ी की जो चाल है व्यक्ति की चाल की 5 गुना दी जा रही है, यदि जो रेलगाड़ी की चाल अगर 5 है तो व्यक्ति की चाल क्या आपकी 1 यहाँ पे हो जाती है, 1 यहाँ पे आपके होगी, ये पता है। अब यहाँ पे ये दिया गया, जब हम दोनों की चाल को योग किया था तो चाल यहाँ पे कितनी आई, ये 30 मीटर पर सेकंड है हमारा। यहाँ तो हम ये कह सकते हैं, देखो ये 5 जोड़ो ये 1 जोड़ो, यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ये आपका 6 बराबर कुछ भी लिख दो, 6 आर बराबर क्या हो गया आपके 30 के बराबर दिया गया। तो 1 आर बराबर क्या आपका हो गया, ये 30 बटे आप 6 करो, काटो कितना आपका हो जाएगा, ये आपका हो गया 5।
ये 5 मीटर पर सेकंड यहां पे आपका हो गया। अब ये बताओ अच्छा, अगर इसे यहां 1 = 5 आपका हो गया, 1 = 5 हो गया। अब रेलगाड़ी की चाल क्या, यहां 5 दी जा रही है, तो ये बता दो अच्छा यहां पे रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। अगर 1 = 5 क्या आ गया, तो 5 बराबर रेलगाड़ी की चाल क्या, 5 ही तो है हमारी, तो रेलगाड़ी चाल क्या होगी, 5 × 5। ये दोस्तों आपका मीटर पर सेकंड में आएगा, लेकिन सवाल में हमारे सारे किलोमीटर प्रति घंटा में दिए गए, तो ये मीटर पर सेकंड को आपको किलोमीटर प्रति घंटा में आपको बदलना है। कैसे बदलोगे आप, करोगे इसे 18/5 से आप गुणा कर दीजिए, 5 से 5 काटो, 18×5 क्या हो गया आपका, ये 90 हो गया। क्या बता दिया आपने, 90 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर यहां पे हो जाएगा। ये सवाल जो आपका दिया गया, ये सारे जयपुर एआरओ में आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए और यही पैटर्न रहेगा। अब आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। एक सवाल दोस्तों ये पूछा गया है, एक निश्चित दूरी एक निश्चित चाल से तय की जाती है, यदि इस दूरी की 2 गुनी दूरी 6 गुना समय में तय की जाती है, तो दोनों चालों का अनुपात बता दो, यहां पे क्या हो जाए, दोनों चालों का अनुपात बताइए, यहां पे आपका क्या हो जाए। कैसे इसे आप सॉल्व करोगे, ध्यान से आप यहां पे देखिएगा, कैसे इसे आप यहां पे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को। देखो क्या दिया, एक निश्चित दूरी एक निश्चित चाल से तय की जाती है। देखो तो यहां पे हमने ये माना कि हम ये मान लें कि जो हमारी दूरी है, दूरी आप ये मान लो दूरी आपकी डी यहां पे हो गई। अब ये बताओ दूरी आपकी डी हो गई, यहां पे दूरी बराबर क्या होता है, जो आपका दूरी बराबर क्या होता है, ये होता है चाल गुणे समय हमारा हो जाए, चाल गुणे समय आपका यहां पे होता है। ये मान लो पहला आपका रिएक्शन हो गया। अब देखो अब यहां पे क्या दिया गया है, दूरी हमने मान लो ये आपका फॉर्मूला यहां पे होता है दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो ये बताओ हमने पहली बार माना कि जो आपका दूरी है, दूरी बराबर होती है, चाल हमारी S1 थी और समय हमें 1 लग रहा है। समय कितना हमें लग रहा है, समय आपने यहां पे लिख दिया कि 1 समय हमें यहां पे लग रहा है कि एक निश्चित दूरी एक निश्चित चाल से तय की जाती है। तो हमने कहा चलो ठीक है, हमें निश्चित दूरी हमने डी मान ली, चाल हमने माना S1 चाल था हमारा, और समय हमें 1 वहां पे लग रहा है, 1 घंटा मान लो लग रहा था। ठीक, अब देखो अब ये बोला गया यदि इस दूरी को 2 गुनी कर दी जाए। अब यही जो दूरी आपकी थी, इसी दूरी को हम क्या कर दें 2D, इसे समीकरण नंबर 1 आप यहां पे दे दो। इस दूरी को हम 2D कर दे, 2 गुनी कर दें, क्या लिखा, दूरी को 2 गुनी और दूरी और क्या लिखा है, यदि इस दूरी की 2 गुनी दूरी और 6 गुना समय, लेकिन जो समय था यहां पे समय यानी चाल हमारी S2 समय हमारा 6 आपका हो गया। अब यहां पे ये बताओ, ये पूछा जा रहा है तो ये हमें बता दो दोनों चालों का अनुपात क्या हो जाएगा। हमसे पूछा जा रहा है इनका रेशियो S1 और S2 का क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आप क्या कह सकते हो यहाँ पे कि S1/S2 हमारा क्या हो जाएगा। तो यहां पे क्या होगा, ये तो आपके केवल डी ही आएगा, यहाँ पे डी ही तो लिखा जा रहा है। ये बताओ S1 और S2 का क्या हो जाएगा। देखो थोड़ा ध्यान देखना, यहाँ पे 2D आपको यहाँ पे क्या लिखा है, 2D आपकी यहाँ पे लिखी हुई है। तो कुछ चीजें आप कटे काट दो, 1 2 से ये काटो, 2×3 6 आपका हो गया। यहाँ पे तो यहाँ पे क्या कर सकते, ये आपके दोनों डी बराबर हो गए, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं यहाँ पे S1 गुणे 1 पूरा करो वही आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका ये 3S2 यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये करो S1/S2, S1 यहाँ पे लिखा है, S2 को नीचे ले आया हमने, तो यहाँ पे क्या हुआ 3/1 ही तो लिखा है। तो इनका रेशियो दोस्तों क्या हो गया आपका 3:1 का, 3:1 का हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। बस सवाल दोस्तों जैसी जैसी चीजें आपको बताई जा रही, जो सवाल जैसा जैसा बताया जाए आप वैसी वैसी सारी चीजें आप यहाँ पे लिखते चलो, आपका आंसर यहाँ बिल्कुल आपका हो जाएगा। दोस्तों अगर किसी बच्चे की मैथ वीक है तो जो मैंने कंप्लीट नोट्स आपका प्रोवाइड करा रखे, जहां मैंने सारे एक एक क्वेश्चन के डिटेल सोल्यूशन भी प्रोवाइड करा रखा है, आप वो सारी चीज दोस्तों तैयार करना। मैं यकीन दिलाता हूं आपके एग्जाम में यहां से कोई क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, लेकिन सारी चीजें आपको वहां तैयार होनी चाहिए थी। अगला सवाल दोस्तों ये पूछा जा रहा है, एक आदमी 18 आदमी यानी क्या, यदि 18 आदमी एक काम को 13 दिन में पूरा कर सकते हैं, 54 आदमी उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। सिंपल सवाल है, क्या लिखा है 18 आदमी एक काम को 13 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 54 आदमी हमने माना कि x दिन में पूरा काम कर लेंगे। अब बस इसी x का मान आप निकालो, राइट आंसर आ जाएगा 18 18 18 36 18 क्या हुआ 54 यहाँ पे हो गया। तो x बराबर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 13/3 दिन।
13/3 दिन आपका ये निकल के आ गया। यही आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आप क्या कह दोगे? ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हमारा यहाँ पे आपका हो जाता है। अगला सवाल दोस्तों ये पूछा जा रहा है, राकेश, महेश और पुनीत मिलकर 20 मिनट में एक कुर्सी बना सकते हैं। राकेश और महेश मिलकर इसे 25 मिनट में बना सकते हैं, तो पुनीत को अकेले उस कुर्सी को बनाने में कितना समय लगेगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। बिल्कुल इजी सवाल है, कुछ नहीं है, बड़ी आसानी से आप इसका आंसर यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे क्या देगा? राकेश, महेश, पुनीत। देखो यहाँ पे हमने तीनों के नाम लिख दिया। राकेश हो गया, इसका एम लिख दिया, इसका पी। ये पूरे काम को मान लो 20 दिन में कर रहे हैं। फिर क्या बोला गया? 20 मिनट में कर रहे हैं, एक कुर्सी बना सकते हैं। फिर राकेश और महेश, फिर कौन है? एक राकेश है, एक महेश है। ये कितने मिनट बना सकते हैं? ये बना सकते हैं आपके 25 मिनट में आप ये बना सकते हैं। तो हमसे ये पूछा जा रहा है, हमें ये बताओ जो पुनीत है ये अकेले उस कुर्सी को बनाने में कितना समय लेगा। तो कैसे सॉल्व करो? देखो यहाँ पे पुनीत का पूछा जाओ, पहले क्या करो? इसका एलसीएम लो। एलसीएम क्या आएगा आप बताओगे? 100। अब 20 का भाग एलसीएम में करोगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा आप बताओगे? 5 आएगा। 25 से भाग किया 4, यहाँ पे आ गया। इसका मतलब ये हुआ जब ये तीनों मिलके 1 मिनट में कितना काम कर रहे हैं? ये 5 काम कर रहे हैं। अब ये दोनों मिलके 1 मिनट कितना काम कर रहे हैं? 4 काम कर रहे हैं। अब ये बताओ जो यहाँ पुनीत है ये 1 मिनट में कितना काम कर रहा है? तो जब इन दोनों का इसमें घटा दोगे तो पुनीत का आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं जो पुनीत है ये 1 मिनट कितना काम करेगा? 5 में 4 माइनस करोगे क्यों पुनीत का बचेगा? आप बताओगे 1 आ गया। और दोस्तों यहाँ पे जो आपको ये एलसीएम निकल के आता है ये कुल काम होता है। तो ये बताओ अगर ये 1 मिनट में 1 काम कर रहा है तो 100 काम करने में कितना टाइम लेगा? जाहिर सी बात है 100 मिनट टाइम लेगा। तो अगर जो पुनीत है 1 मिनट में 1 काम कर रहा है तो 100 काम करने में कितना टाइम लेगा? 1 से भाग करोगे 100 मिनट आपका दोस्तों यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या दोस्तों आप बताओगे? 100 मिनट आपको बता देना है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा यहाँ पे आपका हो जाता है। अगला सवाल दोस्तों ये पूछा गया है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज दर पे 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, वही राशि कितने वर्ष में 4 गुना आपकी हो जाएगी? बिल्कुल इजी सवाल है, बड़ी आसानी से आप इसका आंसर यहाँ पे दे सकते। देखो यहाँ पे लिखा हमने लिख दिया समय, यहाँ पे क्या लिखा? समय लिखा। यहाँ पे आपने लिख दिया राशि, यहाँ पे क्या लिख दी? राशि। अब देखो यहाँ दो लोग, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज दर पे 5 वर्ष में 2 गुनी, क्या लिखा है यहाँ पे? 5 वर्ष में आपकी ये 2 गुनी हो जाती है। कितनी हो जाती है? 5 वर्ष में आपकी अगर ये राशि यहाँ पे 2 गुनी हो जाती है। अब बोला जा रहा है वही राशि कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी? कितने वर्षों में ये राशि बताओ 4 गुनी हो जाएगी? देखो 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 2 लिख सकते हो। बस ये जो 2 की पावर रहेगी इसी 2 को जो यहाँ वर्ष लिखे जाएंगे उसी से आपको गुणा कर देना है। 5 गुणे 2 करोगे 10 वर्ष आपका निकल के आएगा। दोस्तों इसे 1-2 बार प्रैक्टिस करिएगा। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट बहुत होता है इस तरह का। तो कभी अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपको ऐसे यहाँ पे सॉल्व करना है। तो जितनी गुनी होगी उतनी आपको वर्ग का लेना है और उतने जो वर्ग आएगा इससे आपको समय से गुणा कर देना है। आपका राइट आंसर वहां पे निकल के आ जाएगा। तो कभी अगर आपके पेपर क्वेश्चन पूछा गया तो आपको ऐसी वहां पे सॉल्व करना, तभी आप इसका आंसर जल्दी वहां पे निकाल पाएंगे। अब ये बताओ, एक सवाल पूछा जा रहा है, यदि 5 वर्ष में मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात 10:3 है तो दर बताओ क्या होगी? देखो क्या दिया गया? 5 वर्ष समय दे दिया गया। समय क्या है? 5 वर्ष है। मूलधन क्या दिया गया? मूलधन हमने माना 10 हो गया। साधारण ब्याज क्या दिया गया? आपको 3 दे दिया। अब पूछा जाए दर बताओ, तो हमें क्या पता है जो आपका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 आपका होता है। सारी चीजें आपको पता है। यहाँ पे केवल आपका दर पूछा जाए, दर आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या दिया गया? ब्याज बराबर आपको 3 दिया गया, मूलधन हमें 10 है और दर हमें निकालनी है, समय आपका 5 दिया गया है, बटे आप यहाँ पे 100 कर दोगे। बस इसी आर का मान आप निकाल दो, आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो आर बराबर कैसे निकालोगे? देखो ये 0 0 आपने काट दिया, 5 से काटा 5 गुना 10, ये 2 इधर गुणा हो जाएगा। तो आर बराबर क्या आ गया? 6% आपको यहाँ पे निकल के आ गया। तो राइट आंसर क्या कह दोगे आप? ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मैथ बहुत इजी आपकी आती है, अगर कैलकुलेशन आपकी अच्छी, बड़ी आसानी से आप सभी के आंसर वहां पे दे पाओगे, कोई दिक्कत भी आपको वहां पे देखने को नहीं मिलेगी। अगले सवाल में यह पूछा गया, एक दुकानदार 15% की छूट देता है
और फिर भी उसे 5% का लाभ प्राप्त करता है। यदि क्रय मूल्य उसका 340 रुपए है तो अंकित मूल्य बताओ क्या होगा। एक दोस्तों मैं इसका इजी तरीका बताता हूं जहां से आप बड़ी आसानी से इसका आंसर निकाल लोगे। देखो यहां पे जो क्रय मूल्य क्या होगा, पहले तो ये बताओ उसका क्रय मूल्य कैसे आप निकालोगे। क्रय मूल्य क्या आएगा, एक ये बताओ आपका अंकित मूल्य, जो उसमें अंकित मूल्य होगा, अंकित मूल्य आपका यहाँ पे क्या होगा। आप देखो जो कभी भी आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन वहां पूछा जाए, ठीक है, तो आप कैसे सॉल्व करोगे। पहले दिया गया एक दुकानदार 15% की छूट देता है। दोस्तों जहां पे ये छूट वाला रहेगा वो आपका क्रय मूल्य हो गया। 100 में 15% की छूट हो गई तो क्रय मूल्य क्या बता दिया आपने, उसका बता दिया 85% हमारा क्रय मूल्य हो गया। अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, फिर भी 5% का लाभ होता है, जहां पे ये लाभ वर्ड लिखा रहेगा तो उसे जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा 100 में जोड़ोगे। ठीक है, आप देखो ये आपका हो गया क्रय मूल्य, ये हो गया आपका अंकित मूल्य। ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आपको इसी तरीके लगाना है। इसके 2-3 तरीके और हैं लेकिन वो काफी आपके लंबे वहां पे जाए, कैलकुलेशन बहुत बढ़ेगी। इससे लगाओ कैलकुलेशन कम रहेगी लेकिन आपके आंसर यहां बड़ी आसानी से आ जाएगा। अब देखो यहां पे क्या दिया, यदि क्रय मूल्य 340 है, यानी हमें दिया गया यहां से क्रय मूल्य आपका 85, लेकिन ये बराबर हमें क्या दिया गया, 340 के बराबर आपका दिया गया। तो हमें ये बताओ 105 बराबर आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा। हम ये बता सकते हो एक, अब ये बताओ अच्छा, अगर 85 बराबर आपका दिया गया है 340 के, एक बराबर क्या हो जाएगा, आप लिखोगे 340 बटे यहाँ 85 लिख दोगे। पूछा जा रहा है 105 का, तो ये बताओ आप यहाँ पे कि 105 बराबर क्या हो जाएगा, आप लिख दोगे सीधा क्या, 340 बटे 85 और गुड़े 105 यहाँ पे लिख। अब इसे कैलकुलेशन कर लो, सॉल्व करो, आपका आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। इसे सॉल्व करो, काटो कितने कटेगा, ये आपका निकल के आ जाएगा 420। क्या निकल के आ गया, 420 निकल के आ जाएगा। तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या कह दोगे, आपका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि अंकित मूल्य यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा, आप बताओगे ये हो जाएगा आपका 420। ऑप्शन नंबर आपका कितना, सी इसका राइट आंसर हमारा यहाँ पे आपका हो जाता है। एक सवाल दोस्तों ये पूछा जा रहा है, ये बताओ दो उम्मीदवार एक चुनाव में लड़ रहे हैं, सभी मत वैध हैं। एक उम्मीदवार जिसे 38% मत प्राप्त होते, अब वो 88,800 मतों से हार गया, तो डाले गए मतों की कुल संख्या आप बताओ क्या यहाँ पे होगी। कैसे यहाँ पे ये सॉल्व करोगे, ध्यान देखना। जो टोटल मत आपके होते हैं 100% होते हैं। अगर ये बताओ एक उम्मीदवार को अगर इसे 38 मिले हैं तो दूसरे को कितने मिलेंगे, दूसरे मिलेंगे आप बताओगे 62% ही तो मिलेंगे, क्योंकि अगर दो ही उम्मीदवार है, एक को 38 मिला, दूसरे को 62 आपको मिल जाएंगे। अब ये बताओ यहाँ पे ये डिफरेंट कितना है, इनका अंतर किया, ये आपका हो गया 24% यहाँ पे निकल के आ गया, यही तो आपको बताया गया। तो ये बताओ ये कितने वोटों से हार रहा है, 24% वोटों से हार रहा है, क्योंकि इतने वोट कम मिले। लेकिन ये 24% बराबर किसके दिया जा रहा है, ये आपका दिया गया 28,800 के बराबर यहाँ पे दिया जा रहा है। और हमसे पूछा जा रहा है कुल बताओ, कुल संख्या क्या है, तो कुल संख्या आपका 100% है। अगर 24% इसके बराबर है तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, क्या आप कहोगे यहाँ पे 100% किसके बराबर हो जाएगा, आप कहोगे 28,800 बटे 24 और इसे गुणा कर दो, आप 100 से कर दो, 100% मान निकल के आ जाएगा। इसे सॉल्व करो कितना हो जाएगा, ये आपका निकल के आएगा 12,000। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, कितना हो जाएगा 12,000 आपका निकल के आ जाएगा। 12,000 कितना आएगा, हाँ ये हो जाएगा, एक जीरो लगाओ यहाँ पे। तो कुल वोट कितने हो जाएंगे, 1,12,000। कुल वोट कितने आपके हो जाएंगे, 1,12,000 यहाँ पे हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे जो दिया गया है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि तो कुल वोट आपके 100 है, एक को अगर 38% मिले, दूसरे को 62 मिलेगा, इनका डिफरेंस 24 है, ये अंतर आपका हो रहा है 28,800 के। 100% का मान आपसे पूछा जाए, ऐसे कैलकुलेशन कर लेना, आपका आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। इसके सारे क्वेश्चन दोस्तों आप प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि आपके एग्जाम में रिपीट क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं। अगर ये सारे प्रैक्टिस करोगे आपके पेपर सीधे सीधे क्वेश्चन यहां से आपको दिख जाएंगे। देखो एक सवाल पूछा जा रहा है, 3 वर्ष पहले एक फ्लैट का मूल्य क्या दिया जा रहा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यह 65 लाख था। इसका मूल्य पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष की समाप्ति पर क्रमशः 5%, 4%, 3% दर से ह्रासित होता है, कम होता है।
तो फ्लैट का वर्तमान मूल्य बताओ क्या होगा, फ्लैट का वर्तमान मूल्य आप बता दो कितना हो जाएगा। कैसे आप सॉल्व करो, ध्यान देखो। अभी देखो मूल्य क्या दिया गया इसका, 65 लाख है, 65 लाख है, कितने जीरो है, 2 2 4 1 5, 65 लाख है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, पहले 5 बार 4 बार 3% कमी हो रही, इसे हम क्या लिख सकते हो, इसे गुणा आप कर दो, 5% कमी होगी, क्या लिख दोगे यहाँ पे, 95/100 लिख दिया। 4% कमी हुई, हम लिख सकते हैं 96/100 लिख सकते हो। और यहाँ 3% कमी हुई, आप 97/100 यहाँ पे लिख सकते हो। इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। कैसे सॉल्व करोगे, 2 जीरो ये कट गए सीधे सीधे, ये 2 जीरो हमारे ये कट गए, 1 जीरो ये जीरो आपका ये कट गया। अब इसे सॉल्व करो, कितना आपका यहाँ पे आ जाएगा, ये दोस्तों आप सॉल्व करोगे, ये आपका निकल के आएगा कितना, ये हो जाएगा आपका। इसे जब सॉल्व कर लोगे आपका, ये यहाँ पे गुणा करोगे, ये आपका यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो राइट आंसर दोस्तों इसका क्या कह दोगे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका दिया गया, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, 57 लाख, क्या हो जाएगा 57 लाख, ये जीरो लिख लेना, क्या है यहाँ पे जीरो, 57,50,160 रुपए आपका निकल के आ जाएगा। ऑप्शन सी आप इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे कर दोगे। बस कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, आप बड़ी आसानी सभी के आंसर वहां पे आप निकाल के रख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों एक सवाल ये सवाल दोस्तों मैंने आपको जो पिछला प्रैक्टिस सेट आया था, वहां पे सेम टू सेम ये सवाल आपका रिपीट वहां पे इसमें भी आ गया था, जयपुर एआरओ में। ये लखनऊ एआरओ में एक क्वेश्चन ये भी आपका पूछा गया, मैंने कोई जो आपको सेट करा चुके हैं पहले, क्योंकि ये सेम टू सेम क्वेश्चन आपका पूछा गया। सारे बच्चे ये होमवर्क में क्वेश्चन देता हूं, सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में बताना इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर बताना राइट आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पे कितना आपका हो जाता है। अब इसके बाद दोस्तों हमारे 5 क्वेश्चन आपके जो रीजनिंग के पूछे जाते हैं। रीजनिंग दोस्तों आपके बिल्कुल इजी होती है, आप बड़ी आसानी से वहां पे इनके आंसर वहां पे ला सकते हैं। यानी 5 क्वेश्चन ये मान चलना आपके बिल्कुल फ्री के वहां पे होते हैं। तो रीजनिंग का कोई क्वेश्चन आपको वहां पे गलत वहां पे नहीं करना किसी बच्चे को, क्योंकि बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाते हैं। देखो यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, यदि रिफ्यूज को 74 के रूप में लिखा जाता है, तो ये बताओ जो यहाँ पे किडनैप लिखा जाए, इसको आप कैसे यहाँ पे लिखोगे, इसे आपका कैसे लिखा जाएगा, कैसे इसका आंसर लाओगे। देखो यहाँ पे क्या इतना किया गया, इनके जो डिजिट है वैसे आपका जोड़ दिया गया। जैसे ए होता है, ए किस नंबर पे आता है, आप बताओ 1 नंबर में आता है, बी आपका 2 नंबर में, सी आपका 30 नंबर में। यहाँ पे क्या किया, आर है, आर किस नंबर पे आएगा, 18 नंबर पे। ई किस नंबर पे आएगा, आप बताओ 5 नंबर। एफ आएगा 6 नंबर, यू आएगा आपका 21 नंबर, एस आपका आएगा 20 नंबर में, वैसे ई आएगा 5 नंबर। इन सबको जोड़ा गया, ये आपका आ गया 74 के बराबर आपका आ गया। सेम वैसे जो आपका किडनैप यहाँ पे लिखा है, अब इसको नंबर लिख लो, जो के होगा, के आपका 11 नंबर में आता है, फिर ये आपका आई 9 नंबर में आएगा, फिर डी आपका 4 नंबर में आता है, फिर जो आपका एन हो गया ये आपका 14 नंबर में आता है, ए आपका 1 नंबर में आएगा, पी आपका 16 नंबर में आता है। यानी जो के इनके सारे नंबर हमने वहां पे लिख दिए, बस इनकी नंबरिंग यहाँ पे कर लो, कौन सा किस नंबर पे वहां पे आता है। और जब आप इन सभी को जोड़ोगे, ये आपका 16 लिखा है, ध्यान से लिख लेना, कंफ्यूज ना होना। ये क्या लिखा है आपका लास्ट में 16 यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि जो पी होता है 16 नंबर पे आता है। इन सभी को आप जोड़ो, कितना आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 55। 55 हुआ, तो राइट आंसर दोस्तों इसका क्या कह दोगे, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। बस इनकी नंबरिंग को जोड़ा गया, वही आपको यहाँ पे लिखा गया, किडनैप के नंबरिंग लिख के आप उनको जोड़ दोगे, आपका आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। अगला सवाल दोस्तों ये आता है, एक सीरीज दोस्तों यहाँ पे दी जा रही है। अब ये बताओ यहाँ पे कौन सा डिजिट आपका आएगा, कैसे सोल्व करो, ध्यान से एक बार यहाँ पे देखो कितना अंतर यहाँ पे आपका हो जाएगा। देखो यहाँ पे आप ये सोल्व करो कि यहाँ पे डिफरेंट कितना है दोनों का, इनका अंतर कितना बता रहे हो, 225 कितना कम हो रहा है, आप बताओ 225 यहाँ पे कम हुआ है। यहाँ पे अंतर कितना आपका हो रहा है, आप कह रहे हो यहाँ पे आपका 169 कम हो रहा है। अब वैसे यहाँ पे कुछ कम हुआ होगा, वैसे आप ये बताओ यहाँ पे कितना कम हुआ, आप बता रहे हो 49 कम हो रहा है। अब देखो यहाँ पे एक चीज समझ में आपके आ रही है, ये देखो ये किसका वर्ग हो रहा है, आप कह रहे हो ये आपका 15 का वर्ग लिखा है, ये किसका वर्ग है, ये आपका 13 का वर्ग हो। देखो यहाँ पे कितना डिफरेंट 2 का है, यहाँ पे 2 का अंतर करो, कितना आपका हो जाए 11 होता है, तो 11 का क्या होता है 121 होगा। तो यहाँ पे हमें पता है 121 कम होगा, तो 552 में आप जैसे 121 यहाँ पे कम कर दोगे, कितना निकल के आएगा, आप बताओगे ये हो जाएगा यहाँ पे 431।
431 यहाँ पे कम होगा, तो यहाँ पे क्या कह सकते हो 431 आपको यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देख रहे 225 कम है, 100 ये आपको 15 को वर्ग है, 13 को आगे संख्या क्या 11 होगी, यहाँ पे 11 को वर्ग 121, तो यहाँ पे संख्या में 11 का वर्ग आपका कम किया गया था जब आपका जयपुर एआरओ में क्वेश्चन आया था, ये सेम टू सेम वहां पूछा गया था। तो आप इस तरह आप इसका आंसर बड़ी आसानी से वहां पे आप निकाल सकते हो। तो ऑप्शन नंबर क्या राइट आंसर हो गया इसका 431 हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अगला सवाल दोस्तों ये आता है, एक निश्चित कूट भाषा में सनसेट को ये लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में बताओ जॉर्डन को क्या लिखा जाएगा, जॉर्डन बताओ क्या यहाँ पे लिखा जाएगा। देखो यहाँ पे कैसे आप इसको सॉल्व करो, ध्यान से देखना कैसे आप इसका आंसर यहाँ पे आसानी से निकाल सकते हैं। देखो यहां से आपका एस से हुआ आर, यानी एक कम हो रहा है, तो जे हुआ, जे में आप एक कम कर दो, जे में आप एक कम करो क्या हो गया आपका आई हो गया, एक कम कर दिया आपका आई हो गया। अब बताओ यू है, यू से आपका टी हुआ, यानी एक यहां भी आपका कम हो गया, तो ये बताओ ओ में एक आप कम कर दो, क्या बताओगे यहाँ पे आपका एन हो गया। वैसे आपका एन है, एन से आपका एम हो गया, यहां भी आप क्या करो एक आपका कम हो रहा है, तो यहां डी हुआ, डी में आप एक कम कर दो, क्या हो गया आप यहाँ पे ई हो गया, एक नहीं आर, पहले यहाँ पे आर है ना आर, तो यहाँ पे जो आपका आर है, आर में भी क्या करो आप यहाँ पे एक कम कर दो, ये आपका ओ हो गया। आई एन ओ किस किस में दिया जा रहा, आई एन ओ, आई एन ओ, आई एन, आर में 3 की क्यू आएगा, पी क्यू आर क्यू, पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर, हाँ क्यू आएगा यहाँ पे। अच्छा वो आई एन क्यू किस में दिया, आई एन क्यू, आई एन क्यू या आई एन क्यू, ये ऑप्शन हमारा नहीं राइट होगा। अब देखो यहाँ पे आगे आ जाओ, अब यहाँ एस है, एस से आपका टी हो, यानी एक बढ़ रहा है, तो यहाँ पे डी है, डी में एक बढ़ाओ तो कितना हो गया आपका ई हो जाएगा। अब वहां पे क्या है, ई में एक बढ़ा एफ हो गया, तो ई में एक बढ़ाई यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका एफ यहाँ पे हो जाएगा। अब ये वैसे आपका एन है, एन में एक बढ़ा तो ओ आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि पहले 3 में क्या एक एक कमी हो रही, अगले 3 में एक एक का प्लस हो रहा है, तो आपका राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे कितना कह दोगे, आई एन क्यू सब में दिया जा रहा है, फिर क्या लास्ट में आपका ओ है, केवल आपका ऑप्शन नंबर डी ही आपका इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इस तरह आप बड़ी आसानी से इसका आंसर यहाँ पे आप निकाल सकते हैं। अगला सवाल दोस्तों ये आपका आता है, एक व्यक्ति ने एक महिला को परिचय अपने पिता की बहन की बेटी के रूप में दिया, महिला उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। दोस्तों यहाँ पे आपके एग्जाम में कभी ऐसे क्वेश्चन आते, आपको यहाँ पे ये लगाना है कि हम अपने रिलेशन अपने ऊपर लेके सॉल्व करना, आप इसे अपने ऊपर लेके सॉल्व करिएगा, आप बड़ी आसानी से इसका आंसर वहां पे दे सकते हैं, इसका आंसर आप बड़ी आसानी से दे सकते हैं। तो इसका आप ये मानो, आप यहाँ व्यक्ति वहां अपने आप को रख दो, और जैसे सारे चीज रिलेशन दिए जा रहे सबका नाम रखो, तो आप जब सॉल्व करोगे आपका फुफेरी बहन, इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर यहाँ पे आपका निकल के आ जाएगा। आप पहले सॉल्व करना, आप आसानी से इसका आंसर यहाँ पे निकाल सकते हैं। और ये दोस्तों आपका लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है, यहाँ से अपना कंप्लीट पूरा स्टेट ये आपका कंप्लीट हो जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में वहां पूछे गए हैं। यहाँ पे दोस्तों क्या सीरीज चल रही है, एक में प्लस हो रहा है, एक में माइनस, एक में प्लस एक में माइनस, जैसे पी क्यू आर से एक बड़ा एस हुआ, एफ में एक बड़ा जी, तो जे में एक आप बढ़ाओगे कितना हो जाएगा, जे में एक बढ़ाओगे आपका के हो जाएगा, फिर क्या हो एक में कम हो रहा है, ए में एक कम किया जेड आ गया, तो ये बताओ यू में एक कम कर दो कितना आ जाएगा, आप कहोगे टी आपका आ जाएगा, केटी किसमें दिए, केटी 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 केटी, तो सब यही सॉल्व कर सकते, केवल एक ही ऑप्शन है जिसमें पहले 2 अक्षर हमारे केटी दिए गए, वो यानी इसमें ये चल रहा है, एक प्लस हो रहा है एक माइनस हो रहा है, एक प्लस हो रहा है एक माइनस हो रहा है। तो इस तरह आप दोस्तों यहाँ मैंने जितने आपको क्वेश्चन कराए सारे क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करना, इनका रिवीजन करना। दोस्तों आपके एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएंगे इसके बाहर कोई क्वेश्चन आपके पेपर वहां पे नहीं जाएगा, बस जो चीजें मैं आपको जैसे बता रहा हूं वैसे आप तैयारी करिए, जो मैंने कंप्लीट नोट्स आपको प्रोवाइड करा रखे वो आप नोट्स तैयार करो, ताकि आपकी जो आप बड़ी आसानी जल्दी जल्दी सवाल वहां पे दे पाए, क्योंकि आपके एग्जाम में जो रिपीट क्वेश्चन बहुत बार आपके पेपर पूछे जाते हैं, बस जो चीजें मैं जैसे बता रहा हूं वैसे आप तैयारी करते चलो अपने एग्जाम तक, आप जब भी पेपर देने जाओगे आपके पेपर सीधे सीधे क्वेश्चन यहां से आपको नजर आ जाएंगे। तो ओके दोस्तों, हम लोग मिलेंगे कल एक अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद।